ब्रो, सोचो एक लड़का डंजन क्लियर कर रहा है और उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बस चुपचाप खड़ा है और डंजन क्लियर। हाँ, यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये लड़का अपने एक्स रैंक समन्स के साथ डंजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एनिमीज आते ही सेकंड में क्लियर हो जा रहे हैं। अब सामने है बॉस, लेकिन फनी बात क्या है, ये फाइट है ही नहीं। जैसे ही उसकी फेरी बफ देती है, उसका गोरिल्ला हल्क मोड में आ जाता है और बूम, एक ही पंच में बॉस का गेम ओवर। और जिन वू भाई पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिल जैसे मूवी देख रहा हो, और बस डंजन क्लियर। टाइम सिर्फ 4 मिनट्स। पहले तो वो सोचता है थोड़ा स्लो है, फिर अचानक एक नोटिफिकेशन पॉप होता है और पता चलता है उसने ग्लोबल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और टॉप 1 पर आ चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, वो बस चिल कर रहा था। न्यूज़ इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाती है। समनर्स एसोसिएशन के सब लोग शॉक में हैं। एक अननोन लड़का अचानक से रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये लड़का है कौन? तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। जिनवू पहले इतना स्ट्रांग नहीं था, असल जिंदगी में एक नॉर्मल लड़का, लेकिन गेम की दुनिया का नंबर 1 रैंकर। जैसे ही उसने गेम का आखिरी लेवल पार किया, पूरी हकीकत ही बदल गई। आसमान फटा, मॉन्स्टर्स बाहर आए और दुनिया एक असली डंजन बन गई। सब पैनिक कर रहे थे, पर जिन व्यू को पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी ट्रक कुन की एंट्री होती है। जोरदार टक्कर और जिनवू सीधे 3 साल के कोमा में। दी अवेकनिंग। जब 3 साल बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो दुनिया बदल चुकी थी। अब उसके पेरेंट्स के पास भी समन्स हैं, न्यूज़ पर लोग डंजन्स की बातें कर रहे हैं, और तभी उसके बेड के सामने एक चमकता हुआ सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। आर यू रेडी टू स्टार्ट द ट्यूटोरियल? भाई, 3 साल के कोमा से उठते ही गेम कह रहा है, चलो बेटा काम पे लग जाओ। द फर्स्ट ट्रायल। जिनवू समझ जाता है कि ये नई दुनिया अब टावर ऑफ ट्रायल्स पर टिकी है। वो बिना वक्त गंवाए अपनी इन्वेंट्री खोलता है और ट्यूटोरियल शुरू करता है। अगले ही पल वो एक आइसोलेटेड जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। पहला इनाम सिर्फ 2 समनिंग स्क्रोल्स। सुनने में कचरा लगता है ना, क्योंकि इस गेम की ड्रॉप रेट्स नरक जैसी थीं। लो लेवल स्क्रॉल मतलब 99% चांस है कि एफ रैंक का कोई फालतू चूहा या बिल्ली निकलेगी। द टेंशन एमसी के लिए अभी एक छोटा सा डी रैंक भी लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। भाई को बस कुछ यूजेबल चाहिए, चाहे ई रैंक ही क्यों ना हो, बस काम चल जाए। इन उम्मीदों के साथ वो कांपते हाथों से समनिंग स्क्रोल को फाड़ता है। वो एक्साइटेड है, नर्वस है, क्योंकि पहली बार वो अपनी आंखों के सामने मैजिक को हकीकत बनते देखने वाला है। द समनिंग। अचानक आसमान से एक नीली बिजली ब्लू लाइटनिंग सीधे जमीन को चीर देती है। एमसी डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है। धुआं छंटता है और सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है। आपने एक्स रैंक विंड फेरी को समन किया है। सामने खड़ी विंड फेरी भी उसे देखकर ऐसे शॉक में है जैसे उसे खुद यकीन न हो कि किसी ने उसे आज़ाद कर लिया है। उसकी आंखों में खुशी और दर्द का मिक्सचर है। आमतौर पर समन्स बात नहीं करते, लेकिन एमसी के दिमाग में एक पुराने दोस्त की इमेज कौंधती है। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम राम्बा हो? फेरी पहले तो मना करती है, लेकिन जैसे ही उसे वो नाम याद आता है जो उसे सिर्फ एक इंसान ने दिया था, जिनुगोद, उसका चेहरा लाल हो जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सीधे एमसी के चेहरे से चिपक जाती है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। द गेम लॉजिक और बग, अब असली खेल समझ आता है। द डार्क सीक्रेट। राम्बा रोते हुए बताती है कि उसे एक पिंजरे केज में कैद कर दिया गया था, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। वो अकेली नहीं थी, वहां 10 और ऐसी एंटिटीज थीं जिन्हें गेम डेवलपर्स ने बग बताकर डिलीट कर दिया था। एमसी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये 100th फ्लोर क्लियर करने का असली रिवॉर्ड है। शायद पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो इन डिलीटेड एक्स रैंक समन्स को वापस ला सकता है। द रियलिटी चेक थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो दूसरा स्क्रॉल खोलता है। इस बार निकलता है एक गोरिल्ला। और भाई, ये तो शुद्ध कचरा एफ रैंक निकला। मतलब एक्स रैंक अभी भी किस्मत आरएनजी का खेल है। उसे और ज्यादा स्क्रॉल फार्म करने होंगे ताकि वो अपनी पूरी पुरानी टीम वापस ला सके। द न्यू गोल। एमसी सीरियस होकर राम्बा से कहता है, मुझे जिनुगोद मत बुलाओ, बहुत क्रिंज लगता है, पर असली वजह यह है कि वो अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहता। अगर दुनिया को पता चला कि उसके पास एक्स रैंक समन करने की ताकत है तो उसके सिर पर करोड़ों की बाउंटी लग जाएगी। द एंडिंग क्लिफहैंगर। तभी जमीन कांपने लगती है। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। ट्यूटोरियल स्टेज 2 द फर्स्ट ट्रायल। सामने एक छोटा सा डार्क कालकोठरी डंजन खुलता है। एमसी ने गेम में हजारों डंजन्स क्लियर किए हैं, लेकिन ये असली दुनिया है। यहाँ दर्द असली है, मौत असली है, और अब असली खेल शुरू होने वाला है। एमसी थोड़ा डरा हुआ है, और ये लाजमी भी है। ये गेम नहीं, हकीकत है। जैसे ही वो डंजन के अंदर कदम रखता है, सिस्टम की आवाज गूंजती है, एंट्री रजिस्टर्ड। खेल शुरू। सिस्टम गाइड करता है कि ये एक टीम बेस्ड लड़ाई है। मैक्सिमम 5 स्लॉट्स, पर एमसी के पास सिर्फ 2 नमूने हैं।
विंड फेरी राम्बा और वो बेवकूफ़ सा दिखने वाला हैरी गोरिल्ला। एमसी को फर्क नहीं पड़ता, उसने गेम में इससे भी बुरी हालतों में जीत हासिल की है। वो रेडी पर क्लिक करता है। द फर्स्ट फाइट, गोरिल्ला वीएस वुल्फ। अचानक एक भयानक गुर्राहट। सामने खड़ा है एक ग्रे वुल्फ, एफ रैंक। एमसी के चारों तरफ एक हनीकॉम्ब शील्ड बन जाती है। गेम जैसा ही है, बस एक छोटा सा फर्क, अगर ये शील्ड टूटी तो सीधा मौत, कोई रीस्पॉन नहीं, सीधा गेम ओवर। एमसी चिल्लाता है, गोरिल्ला अटैक, लेकिन वो बुद्धू बस वहीं खड़ा होकर दहाड़ने लगता है। भेड़िया भी कंफ्यूज है कि ये कर क्या रहा है। शर्मिंदा होकर एमसी चिल्लाता है, राम्बा कुछ करो। राम्बा अपनी स्किल विंड प्रेशर एक्टिवेट करती है। अब गोरिल्ला किसी रॉकेट की तरह सुपर सैयान मोड में आता है। दोनों टकराते हैं। भेड़िया गोरिल्ला को काटकर नीचे गिरा देता है। एमसी का हार्ट रेट 150 पार। उठो। राम्बा फिर से बफ देती है। गोरिल्ला उठता है और एक जोरदार पंच सीधे भेड़िए के गले पर। बूम। फिर मुक्कों की ऐसी बरसात होती है कि भेड़िया हिलना बंद कर देता है। डंजन क्लियर। इनाम में मिलते हैं 2 स्ट्रेंथ रून्स। सीन शिफ्ट होता है शहर में, जहां एमसी की छोटी बहन आजिन रून फार्मिंग कर रही है। 3 साल से जब भाई कोमा में था, इस छोटी सी लड़की ने घर संभाला। वो लो लेवल डंजियंस से रून्स जमा करती है और प्लेयर्स को बेचती है। उसके पास एक सी रैंक शैडो एल्फ है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। तभी एमसी का फोन आता है। अजिन, तुम डिस्चार्ज हो गए? एमसी सीधे मुद्दे पर, तू रून पेडलर, रून बेचने वाली बन गई है? अजिन चिढ़कर, पेडलर नहीं, फार्मिंग प्लेयर बोलो। द रियूनियन और द फ्लेक्स दोनों प्लेयर जोन के एक कैफे में मिलते हैं। अजिन बताती है कि अब बड़े बड़े टावर ऑफ ट्रायल्स बन चुके हैं। वो क्यूरियस होकर पूछती है, भाई तुम्हें कौन सा रैंक मिला? एमसी कैजुअली, वही ई और एफ मिला है। अजिन खुश है कि कम से कम ई रैंक तो मिला, पर उसे क्या पता कि उसके भाई ने एक्स रैंक का जैकपॉट मारा है। एमसी मजाक में कहता है, देखना मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बनूंगा। अजिन हंसकर टाल देती है। उसके लिए रेचल और गनोज जैसे टॉप रैंकर्स भगवान हैं। पहुंच से बाहर। द एंडिंग द कोल्ड रिएक्शन। अजिन अपना समन दिखाती है, सी रैंक शैडो एल्फ, दिखने में एकदम कूल और ताकतवर। अजिन को गर्व है अपने एल्फ पर। वो गर्व से एमसी की तरफ देखती है, पर एमसी का रिएक्शन एकदम ब्लैंक। अजिन, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? एमसी के दिमाग में चल रहा है तारांकन सी रैंक। इसे तो मैं डंजन में घास छीलने के लिए भी न ले जाऊं। पर वो चुप रहता है, क्योंकि असली किंग अपनी चालें शोर मचाकर नहीं चलता। द रियलिटी चेक। एमसी बड़े प्यार से उस शैडो एल्फ को ग्रीट करता है। क्या तुम कोरियन बोल सकती हो? या कम से कम हेलो कहोगी? लेकिन जवाब में उसे मिलती हैं 2 अजीब नजरें। एल्फ और अजिन उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो पागल हो गया हो। अजिन फौरन टोकती है, भाई ये क्या हरकत है? समन्स बोलते नहीं है। एमसी को तगड़ा रियलिटी चेक मिलता है। राम्बा तो बिना रुके बकर बकर करती रहती है, पर यहां पता चलता है कि दुनिया के बाकी समन्स सिर्फ गूंगे मोहरे हैं। एमसी समझ जाता है कि उसकी रंबा कितनी स्पेशल और खतरनाक है। द गोस्टिंग और साइबर वर्ल्ड। अजिन जब अपना समन दिखाने की जिद करती है तो एमसी उसे वहीं गोस्ट कर देता है। वो सीधा आगे बढ़ जाता है, मानो कोई कॉल काट दिया हो। अजिन पीछे से स्कम बैग चिल्लाती रहती है, पर एमसी को पता है कि अटेंशन मतलब मौत। वो पहुंचता है प्लेयर जोन, एक ऐसी जगह जो किसी साइबरपंक दुनिया जैसी दिखती है। नियॉन लाइट्स, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और खतरनाक टावर के साए में बसी एक नई हकीकत। द हिडन रूल। एक सुनसान कोना मिलते ही एमसी रंबा को समन करता है। रंबा खुशी से चिल्लाने वाली होती है कि एमसी उसके मुंह पर हाथ रख देता है, चुप, आज के बाद बाहर कभी मत बोलना, सिर्फ डंजन्स में आवाज आनी चाहिए। रंबा बेचारी कंफ्यूज है, पर मान जाती है। अब बारी है धंधे की। एमसी को डंजन्स रेड करने के लिए पैसे चाहिए, पर जैसे ही वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, सन्नाटा। कुल जमा पूंजी 1201 रुपीज। उसे पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी और माँ से पैसे मांगना उसे गवारा नहीं है। उसकी माँ पहले ही 3 नौकरियां करके घर चला रही हैं। एमसी को खुद पर गुस्सा आता है, वो इमोशनल हो जाता है। तभी ट्रिंग, फोन पर नोटिफिकेशन आता है, अकाउंट क्रेडिटेड 5 लाख रुपए। माँ ने चुपके से पैसे भेज दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा कभी नहीं मांगेगा। एमसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन कसम खाता है, माँ ये पैसे अब हजारों करोड़ों में बदलेंगे, बस देखते जाओ। अब फुल पावर एक्शन का टाइम है। एमसी मार्केट से 3 नए समनिंग स्क्रॉल्स खरीदता है। पहला स्क्रॉल स्लाइम, एफ रैंक, एमसी का चेहरा उतर जाता है। दूसरा स्क्रॉल हॉर्न्ड बटरफ्लाई, एफ रैंक, एकदम बेकार। लेकिन तीसरा पॉइजन लिजार्ड, ई रैंक। जैकपॉट। 5 ट्रायल्स में 2 अच्छे पुल्स, लिजार्ड और गोरिल्ला मिल चुके हैं।
लिजर्ड की पॉइजन एबिलिटीज काफ़ी तगड़ी हैं। भले ही उसे स्लाइम से नफरत हो, पर अभी सर्वाइवल के लिए उसे सब चलेगा। एमसी अपने फ़ोन में गूगल क्रोम खोलकर डंजन की लोकेशन सर्च कर रहा होता है। गेम में ये सब कितना आसान था, बस एक जगह टैप करो और सीधा पहुंच जाओ। लेकिन रियल वर्ल्ड सिस्टम कैसा काम करता है, ये जानने की क्यूरियोसिटी उसे अंदर से खा रही होती है। और फिर उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि वो खुद ही शॉक हो जाता है, इतना कि आसपास के लोग भी उसे घूरने लगते हैं। उसे पता चलता है कि सिर्फ समन होना ही काफ़ी नहीं है डंजन में जाने के लिए। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गेट्स खुल रहे हैं। कहीं भी, कभी भी, हर डंजन की डिफ़िकल्टी मेजर होती है उसकी एनर्जी एमिशन से। लेकिन चाहे डंजन कितना भी ईजी क्यों ना हो, अगर तुम ऑफिशियली रजिस्टर्ड प्लेयर नहीं हो तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। ये सुनकर एमसी का मूड पूरी तरह ऑफ हो जाता है। वो सोचता है, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है, क्योंकि ये रूल उसी के कोमा से उठने के बाद लागू हुआ था। मतलब टाइमिंग उससे ज़्यादा खराब हो ही नहीं सकती थी। अब उसकी एक ही खुशी है, उसकी छोटी फेरी रामबा। वो उसे सपोर्ट करती है और एमसी थोड़ा खुश होकर उसके सिर पर हाथ फेरता है। तभी अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आता है, अजिन का। वो पूछती है, घर कब आ रहे हो, डिनर रेडी है। एमसी कैजुअली बोलता है, मैं बाहर खा लूंगा। लेकिन फिर वो तुरंत पूछता है, प्लेयर रजिस्ट्रेशन के बारे में क्यों नहीं बताया। अजिन एक्सप्लेन करती है, ये रूल नया है, बहुत सारे लोग डंजन्स में मर रहे थे, इतने की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लानी पड़ी। अब हर गेट के पास प्रॉपर स्टाफ एजेंट्स रहते हैं जो हर प्लेयर को वेरीफाई करते हैं। एमसी ये सब सुनकर रियलाइज करता है ये प्रोसेस कितना स्लो और अनोइंग है। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या ये सिस्टम इंटेंशनली बनाया गया है प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि अगर हर इंसान पैसे के लालच में प्लेयर बन गया तो सोसाइटी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। इसके अलावा अजिन उसे एक और चीज़ बताती है, रैंकिंग सिस्टम। लोकल रैंकिंग्स, इंटरनेशनल रैंकिंग्स और कोरिया ग्लोबल लिस्ट में है ही नहीं। अजिन थोड़ा साध होकर बोलती है, अगर जिनुगोद होता तो हम टॉप में होते। उसे क्या पता, जिसकी वो बात कर रही है वो उसका अपना भाई है। कॉल ख़त्म होता है और एमसी डिसाइड करता है आज रेस्ट करेगा। अगले दिन सुबह घर में खाना गरम गरम तैयार है, लेकिन एमसी सुबह 6 बजे ही निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे राइस बॉल देने की कोशिश करती है, ये ले जा, रास्ते में खा लेना। लेकिन एमसी मना कर देता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। शूज़ पहनते हुए वो अचानक अपने पेरेंट्स से बोलता है, मैंने आपको हमेशा अपना वर्स्ट साइड ही दिखाया। और फिर सिंसियरली थैंक करता है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। ये सुनकर दोनों पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। पापा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और माँ को चिंता होने लगती है, ये अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया। बाहर निकलते हुए एमसी अपने फ़ोन में न्यूज़ चेक करता है। उसे पता चलता है कि काउंटलेस डेथ्स हो चुकी हैं डंजन्स में, मोस्टली प्लेयर्स की रेकलेसनेस की वजह से। एमसी खुद भी सोचता है, मैं भी तो पिछले 10 साल बस गेम ही खेल रहा था। ये एडमिट करना भी उसे अजीब लगता है। अब वो रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचता है, रिसेप्शन के सामने खड़ा होकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है। फिर कैजुअली पूछता है, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। उसे बताया जाता है एक फाइनल टेस्ट भी होता है। और जैसे ही वो पीछे देखता है 1000 लोग लाइन में खड़े हैं। एमसी थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, अगर मैं ये छोटा सा टेस्ट पास नहीं कर सकता तो फिर मैं किस काम का प्लेयर हूँ। आखिर वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लोकेशन पर, जहां एचक्यू का ऑफिसर पार्क चैंग इस साल के प्लेयर से डिसअपॉइंटेड है। तभी अचानक पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है और अगले ही पल धड़ाम बिल्डिंग कोलैप्स होने लगता है। एक आदमी ने अटैक कर दिया है अपने जायंट ऑक समन के साथ। वो रिवेंज लेने आया है क्योंकि चंगोक ने उसके भाइयों को मार दिया था। सिचुएशन इंस्टेंटली क्याओटिक हो जाती है। चैंग भी तुरंत रिएक्ट करता है और अपने पावरफुल समन्स निकालता है, फायर टाइप, वुड टाइप मॉन्स्टर्स। पूरा एचक्यू बैटलफील्ड बन जाता है। लोग पैनिक में हैं, हर तरफ चीख पुकार। लेकिन एमसी, वो अभी भी साइड में खड़ा है अपने पॉड्स के साथ, जैसे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है वो एक बहुत बड़े मेस में फंस चुका है। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इतना समझ आ गया है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बाईस्टैंडर्स डर के मारे कांप रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए बस एक ही इंसान पर भरोसा कर रहे हैं, चैंग। एमसी को सिचुएशन देखकर लगने लगता है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, ये साफ तौर पर गैंग कॉन्फ्लिक्ट है। उसका ध्यान उस स्टाइलिश सूट वाले आदमी पर जाता है जिसके चेहरे से ही लग रहा है कि वो किसी पर्सनल बदले के लिए आया है। एमसी के दिमाग में एक और बात घूम रही है, ये रियल वर्ल्ड के क्रिमिनल्स भी अब समन्स यूज कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन पहले से कहीं ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। उधर चैंग जोर से चिल्लाता है, इमरजेंसी, सब अपने समन्स निकालो और शील्ड्स एक्टिवेट करो। एमसी भी तुरंत अपना शील्ड एक्टिवेट करता है। राम्बा भी सिचुएशन समझने की कोशिश करती है और जैसे ही वो बोलने वाली होती है एमसी तुरंत उसे चुप करा देता है, याद है ना, बाहर बात नहीं करनी। राम्बा चुप हो जाती है। अब फोकस वापस उस गैंगस्टर पर जाता है। वो साफ कहता है,
उसे चांग सुक और उसके जस्टिस सिस्टम को ख़त्म करना है। सबसे पहले वो अपना जायंट ऑर्क समन आगे भेजता है। एमसी सेफ स्पॉट में खड़ा रहता है। वो जानता है अगर वो बीच में गया तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। फिलहाल उसका प्लान सिंपल है, ऑब्जर्व करना। फाइट शुरू होती है। चैंग का फ्लेम बटरफ्लाई अटैक करता है, छोटे छोटे मीटियर्स की तरह फायर ब्लास्ट्स छोड़ते हुए। लेकिन वो ऑरसी एकदम टैंक निकला, इतने सारे अटैक्स झेलकर भी खड़ा रहता है। गैंगस्टर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। चैंग धीरे धीरे पुश बैक हो रहा है और एमसी ये देखकर समझ जाता है ये बंदा चैंग सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा। इतना क्लियर है कि आसपास के लोग भी देख पा रहे हैं कि चैंग पीछे हट रहा है। अब एमसी के सामने प्रॉब्लम है, क्या मैं इंटरफेयर करूं या नहीं। अगर वो मदद करता है तो वो खुद टारगेट बन जाएगा। और तभी ऑर्क अपनी एक्स से जोरदार वार करता है, चैंग के एक समन को गिरा देता है। बस यहीं एमसी डिसीजन लेता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चैंग उसे देखकर बोलता है पीछे रहो, लेकिन एमसी उसकी बात इग्नोर करता है और सीधे बोलता है तुमने टाइमिंग मिस कर दी। चैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है। एमसी एक्सप्लेन करता है और सी के आसपास जो बफ है वो फायर रेजिस्टेंस देता है, मतलब गलत टाइमिंग पर फायर अटैक्स काम ही नहीं करेंगे। चैंग ध्यान से ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि ऑर्क का बॉडी शाइन कर रहा है, मतलब स्किल एक्टिवेट है। इस बार चैंग स्ट्रैटेजी बदलता है। वो अपने फ्लेम टर्टल को ऑर्डर देता है नेक्स्ट अटैक तैयार करो। जैसे ही सही टाइमिंग आती है फ्लेम टर्टल फुल स्पीड में अटैक करता है। इस बार अटैक डायरेक्ट हिट करता है। चैंग एक्साइटेड हो जाता है, लगा काम कर गया। गैंगस्टर भी शॉक में आ जाता है, इसने वीकनेस कैसे पता की। अब मौका मिलते ही चैंग का वुड मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और गैंगस्टर के बाकी सपोर्ट समन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाता है। फाइनल मूव फ्लेम टर्टल और फ्लेम बटरफ्लाई दोनों अल्टीमेट फायर अटैक्स चार्ज करते हैं और सीधा ऑर्क पर गिराते हैं। बूम, और पूरी तरह खत्म हो जाता है। गैंगस्टर के सारे समन्स वैनिश हो जाते हैं और उसका शील्ड भी टूट जाता है। अब वो हार चुका है। वो हाथ उठाकर सरेंडर करता है, मुझे एक मौका दो। लेकिन चैंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वाइन मॉन्स्टर उसे जकड़ लेता है और चैंग कामली बोलता है गैंग मेंबर्स को यहीं खत्म किया जाता है। गैंगस्टर रोने लगता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चैंग फिंगर स्नैप करता है और अगले ही पल उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। फाइट खत्म। लोग चीयर करने लगते हैं। चैंग चैंग सब उसे हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन एमसी शॉक में खड़ा है। उसने अभी अपनी आंखों के सामने एक इंसान को मरते देखा है। और सबसे डरावनी बात, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो क्रिमिनल था। लेकिन ये वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। एमसी के दिमाग में एक ही बात चल रही है, ये दुनिया बदल चुकी है, अब सर्वाइव करना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। चैंग उसके पास आता है। थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं जीत पाया। वो जेन्युइनली थैंकफुल है और रिवॉर्ड देने की बात करता है। एमसी इस चांस को यूज करता है, मैं अभी रजिस्टर्ड प्लेयर नहीं हूं। चैंग शॉक हो जाता है, क्या एक बिगिनर और इतना एक्यूरेट एडवाइस। वो तुरंत एमसी से आईडी मांगता है वेरिफिकेशन के लिए। एमसी उसे कार्ड दे देता है। चैंग बोलता है बैकग्राउंड चेक के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। एमसी खुश होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन चैंग उसे जाते हुए देखता है और सीक्रेटली अपने फ्रेंड को कॉल करता है, इस लड़के की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट सीन एमसी एक पेस्ट्री लेकर राम्बा को देता है, शांत रहने के लिए रिवॉर्ड। फेरी खुश हो जाती है और एमसी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है अब खेल और डेंजरस होने वाला है। राम्बा बड़े मजे से पेस्ट्री खा रही होती है। एमसी उसे देखकर थोड़ा स्माइल करता है। उसे समझ आता है कि नॉर्मली प्लेयर्स अपने समन से आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन उसके केस में एक सिंपल सा खाना देकर ही वो उसे खुश कर सकता है। और ऑनेस्टली ये उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। लेकिन अंदर ही अंदर एमसी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो सोचता है मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर वो उस फाइट में इंटरवीन नहीं करता तो उस बिल्डिंग में मौजूद हर इंसान मर जाता। ये रियलाइजेशन उसे थोड़ा अनईजी कर देता है। अब वो साफ समझ चुका है ये दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और वो अभी तक इसे प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर सर्वाइव करना है तो उसे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसका फोकस अब पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है हंटिंग और ग्रोथ पर। समनिंग स्क्रोल्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि उसके टारगेट क्लियर हैं। ड्रिल इंस्ट्रक्टर, एक्सप्लोजन, ड्रैगन मेज। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों लो रैंक स्क्रोल से भी मिल सकते हैं। एमसी डिसाइड करता है अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसे आगे बढ़ना होगा। सीन शिफ्ट चैंग के पास एमसी की रिपोर्ट आती है और उसे देखकर वो लिटरली शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है एमसी पिछले 3 साल से हॉस्पिटल में था, इसीलिए वो अनरजिस्टर्ड प्लेयर है। और ये भी वही टाइम था जब दुनिया बदल गई थी। तो ये बात लॉजिकली समझ आती है, लेकिन फिर भी चैंग के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, ये लड़का डिस्चार्ज होते ही रजिस्ट्रेशन के पीछे क्यों पड़ गया। वो एमसी की इन्फॉर्मेशन शीट को ध्यान से देखता है
और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो जो पढ़ रहा है वो सच है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। आखिर में वो एक डिसीजन लेता है। वो टेस्ट एग्जामिनर को कॉल करता है और उसकी जगह खुद टेस्ट लेने का फैसला करता है। क्यों? क्योंकि वो एमसी को पर्सनली ऑब्जर्व करना चाहता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, इतनी अडेप्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? एमसी अब उसके लिए एक नॉर्मल लड़का नहीं रहा, बल्कि एक मिरेकल टैलेंट बन चुका है। सीन शिफ्ट वेटिंग एरिया। एमसी वहां पहुंचता है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है और वो इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स है। सभी लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं और इतने कंपेटिटर्स के बीच प्लेयर बनना आसान नहीं होगा। लेकिन एमसी वो आराम से बैठ जाता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंदर से वो जानता है, बॉस मैं ही हूँ। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर आता है, लेकिन ट्विस्ट वो पाक चंगोक खुद होता है। पहला टेस्ट शुरू होता है, एक रिटन एग्जाम टाइप ट्रेनिंग। बाद में जब एमसी की बारी आती है चंगोक से बात करने की, वो कैजुअली बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि आप खुद यहाँ आएंगे। चैंग मुस्कुराता है, इसे किस्मत समझ लो। फिर वो एमसी से ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, लेकिन एमसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। फ्लैशबैक। जब लेक्चर चल रहा था, बाकी सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एमसी वो बोर्ड बैठा था। राम्बा के साथ उसे इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि वो लोग वही बेसिक कॉम्बो सिखा रहे थे जो वो ऑलरेडी गेम में यूज करता था। इसलिए उसने लेक्चर को सीरियसली नहीं लिया, बस कैजुअली इग्नोर कर दिया। वापस प्रेजेंट में चैंग बोलता है, मैंने तुम्हें अलग से बुलाया है रिवॉर्ड एप्लीकेशन के लिए, लेकिन उससे पहले वो एमसी से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या तुम गेमर हो? ये सवाल सुनकर एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। अब गेमर एक नॉर्मल टर्म नहीं रहा, ये एक फॉर्मल कैटेगरी बन चुका है। गेमर मतलब वो लोग जिन्होंने पहले बैटल ऑफ समनर्स खेला है, उन सिस्टम के बारे में नॉलेज रखते हैं। शॉकिंगली इस कंट्री के 70% टॉप रैंकर्स गेमर्स ही हैं। अब चैंग का डाउट क्लियर है। एमसी ने बिना प्लेयर बने बफ्स और मैकेनिक्स की बात की थी, तो ऑब्वियसली वो गेमर ही होगा। एमसी फाइनली कंफर्म कर देता है, हाँ मैं गेमर हूँ। ये सुनकर चैंग के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। अब वो और क्यूरियस हो जाता है और सीधे पूछता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है? एमसी मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सच में 10 साल बता दिए तो मेरी पहचान खुल सकती है, इसलिए वो सिंपल रखने के लिए बोल देता है, मैंने करीब 1 साल खेला है। लेकिन ये सुनते ही चांग के होश उड़ जाते हैं। वो लिटरली खुश होकर उसे देखने लगता है, जैसे कोई रेयर टैलेंट मिल गया हो। एमसी को समझ ही नहीं आता ये इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। असल में ज़्यादातर टॉप प्लेयर्स 6 महीने भी गेम नहीं खेल पाए थे, और यहाँ एमसी बोल रहा है 1 साल। चैंग के लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो नेक्स्ट टॉपिक पर आता है, हमने तुम्हारे लिए 2 रिवॉर्ड तैयार किए हैं। पहला ऑप्शन, एमसी तुरंत रजिस्टर्ड प्लेयर बन सकता है, मतलब सीधा एंट्री बिना डिले के, साथ ही एचक्यू में जॉब ऑफर भी। लेकिन एमसी के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आता। फिर चैंग दूसरा ऑप्शन बताता है, 5 लाख का कैश रिवॉर्ड। अब सिचुएशन क्लियर है। चैंग चाहता है कि एमसी पहला ऑप्शन चुने, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बेटर है। लेकिन एमसी उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है और सीधा बोलता है, मुझे पैसा चाहिए। चैंग एकदम शॉक हो जाता है, क्या ये जॉब और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन छोड़ रहा है? लेकिन एमसी पूरी तरह काम है। उसे भरोसा है कि वो खुद रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और एचक्यू ज्वाइन करने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके समन्स। सीन बदलता है, एमसी अब प्लेयर जोन में है। एक स्टाफ उसे पहचान लेती है, तुम जिनवू हो ना? वो कामली उसे प्रोसेस समझाती है। प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने के लिए उसे एक डंजन क्लियर करना होगा, उसके केस में ट्यूसडे डंजन। ये टेस्ट टाइम बेस्ड है, जितनी जल्दी क्लियर करोगे उतना बेहतर रैंक मिलेगा। दूसरी तरफ चैंग दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वो अभी भी उसके डिसीजन से शॉक्ड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी एमसी का रिटन टेस्ट। उसने रून्स और समन्स पर इतना डिटेल में लिखा था कि एग्जामिनर तक इम्प्रेस हो गए। कुछ तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि वो मानने लगे ये लड़का जल्दी ही टॉप रैंकर बनेगा। चैंग ने खुद देखा था, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। अब उसे पूरा यकीन हो गया, ये लड़का खास है। इधर एमसी रेडी है और फाइनली उसे गेट में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। वो धीरे धीरे गेट के अंदर जाता है और अंदर जाते ही एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है उसके ऊपर। ये डंजन खास है, टॉक्सिक स्लाइम मॉन्स्टर्स से भरा हुआ। गोल सिंपल है, मॉन्स्टर्स को हराओ और जल्दी से बाहर निकलो। एमसी सबसे पहले राम्बा को बोलता है, बफ लगाओ। राम्बा तुरंत अपने पावर्स यूज करती है और गोरिल्ला को अटैक स्पीड बूस्ट मिल जाता है। एमसी डंजन को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है ये पूरा मजे जैसा बना हुआ है। नॉर्मली प्लेयर्स स्लाइम्स को हराते हराते बॉस तक पहुंचते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में ज़्यादातर लोग रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन एमसी अलग सोचता है, ये स्लाइम्स तो बहुत स्लो हैं, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? सीधे बॉस के पास भागो। एमसी अपने समन्स के साथ शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेता है, क्योंकि ये पाथ उसे पहले से पता है। लेकिन तभी अचानक रेड वार्निंग स्क्रीन सामने आ जाती है, मतलब बॉस स्पॉन हो चुका है। एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है।
इतना बड़ा स्लाइम रियल में। एक ह्यूज स्लाइम उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। फाइट शुरू। एमसी गोरिल्ला को सीधा बॉस पर फेंकता है। गोरिल्ला ऊपर जंप करता है और पूरी ताकत से नीचे गिरता है। धड़ाम, एक ही हिट में स्लाइम का शेप बिगड़ जाता है। फिर गोरिल्ला लगातार पंचेस मारता है, इतने तेज कि स्लाइम पेस्ट बन जाता है। ये सब पॉसिबल है राम्बा के इनसेन बफ्स की वजह से। एमसी ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है। अगर ये इतना स्ट्रांग है तो बाकी समन्स कुछ ही सेकंड्स में बॉस खत्म। डंजन क्लियर हो जाता है 5 मिनट में। एमसी के लिए ये स्लो है क्योंकि गेम में वो 1 मिनट से कम में क्लियर करता था, लेकिन रियल वर्ल्ड के लिए ये परफॉर्मेंस इंसेन है क्योंकि उसने कोरियन रिकॉर्ड तोड़ दिया और साथ ही एक नया अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है। एमसी अभी भी शॉक में खड़ा होता है क्योंकि उसे रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं 3 एडवांस्ड समनिंग स्क्रोल्स और साथ में 2 एब्रेसिव्स। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, ये कैसा रिकॉर्ड है? इतना आसान था और यही कोरिया का बेस्ट रिकॉर्ड है। उधर दूसरी तरफ प्लेयर HQ में हड़कंप मच चुका है। सभी लोग स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं, 5 मिनट में डंजन क्लियर। पहले तो उन्हें लगता है ये जियान्यो होगा, लेकिन जब वो नाम देखते हैं जिन वू, तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये नाम किसी रैंकिंग लिस्ट में है ही नहीं। मतलब एक नॉन रैंकर ने कोरिया का नंबर 1 रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इस अचीवमेंट पर डिस्कशन के लिए मीटिंग रखी जाती है। सभी लोग इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन चैंग, वो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। वो क्लियरली समझ चुका है ये लड़का नॉर्मल नहीं है। उसके हिसाब से ये एक जनरेशन लेवल टैलेंट है और अब उसका गोल साफ है, किसी भी हालत में इस लड़के को सिक्योर करना है या कम से कम उसे दूसरे देश में जाने से रोकना है। चैंग तुरंत सजेस्ट करता है इसे तुरंत रजिस्टर करना चाहिए क्योंकि टाइम अटैक रिकॉर्ड्स 2 तरह के होते हैं। नेशनल ग्लोबल कोरिया में जियान्यो का रिकॉर्ड था 6 मिनट और ग्लोबल लेवल पर रेचल का रिकॉर्ड है 2 मिनट 30 सेकेंड। लेकिन एमसी, उसने पहली ही कोशिश में कोरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसलिए चैंग मानता है ऐसे टैलेंट के लिए नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना बेकार है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सीन शिफ्ट वापस एमसी की तरफ, लेकिन एमसी खुद थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। बस 5 मिनट, उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस एवरेज है। तभी अचानक चैंग दौड़ते हुए उसके पास आता है जैसे कोई फैन अपने आइडल से मिलने आया हो। सबसे पहले वो एक्साइटेड होकर बोलता है, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर तुरंत पूछता है, तुमने ये कैसे किया? एमसी सिंपल जवाब देता है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। उसे लग रहा है ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही हाइप कर रहे हैं। तभी चैंग उसे एक कार्ड देता है, प्लेयर लाइसेंस। एमसी उसे देखकर हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी बिना किसी एक्स्ट्रा टेस्ट के उसे ऑफिशियल प्लेयर बना दिया गया। लेकिन चैंग अभी भी क्यूरियस है, तुमने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? एमसी चुप हो जाता है। उसके दिमाग में 2 पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। अगर वो सच बता देता है तो कोरिया की रैंकिंग ऊपर जा सकती है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? लोग उसे नोटिस करेंगे, वो फेमस हो जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस उसे टारगेट किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए या कंट्रोल करने के लिए, और ये रिस्क बहुत बड़ा है। इसलिए एमसी डिसाइड करता है कंटेंट वो कुछ नहीं बताएगा। वो कैजुअली चैंग से बोलता है, आपका पूछने का तरीका थोड़ा गलत है। चैंग तुरंत समझ जाता है और पीछे हट जाता है। वो रिस्पेक्ट करता है कि गेमर की स्ट्रैटेजी उसकी पर्सनल चीज़ होती है। साथ ही वो ऑनेस्टली बोलता है, कोरिया को तुम्हारे जैसे टैलेंट की ज़रूरत है। एमसी ये सुनकर नोटिस करता है चैंग एक्चुअली बुरा इंसान नहीं है, बल्कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलायबल है। उसने अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे किए और फास्ट एक्शन लिया। ये देखकर एमसी सोचने लगता है, क्या मैं अपने ही देश का फ़ायदा उठा सकता हूँ? अगर वो सही टाइमिंग पर सही डिसीजन ले तो वो अकेले से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। फिर एमसी बोलता है, चलो किसी शांत जगह चलते हैं। सीन शिफ्ट अब एक प्राइवेट जगह पर चैंग ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करने लगता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो क्लियरली बताता है HQ को ऐसे प्लेयर की बहुत ज़रूरत है। उसे ये भी पता है एमसी 3 साल कोमा में था। एमसी उससे पूछता है, तुमने बैकग्राउंड चेक क्यों किया? चैंग तुरंत अपोलोजाइज करता है। वो एक्सप्लेन करता है, कई बार गैंग मेंबर्स भी अनरजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन बहुत स्किल्ड होते हैं, इसलिए वेरीफाई करना ज़रूरी था। एमसी थोड़ा अनॉयड होता है, अब तो तुम्हें सब पता चल गया, अब चेक करने का क्या मतलब? चैंग सिर हिलाता है और कामली कंफर्म करता है कि अब सब क्लियर है। एमसी सामने बैठे आदमी को ध्यान से देख रहा होता है और उसे एक अजीब सी बात नोटिस होती है। आम तौर पर जब देश जैसी बड़ी बात होती है तो लोग थोड़ा दब जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ये आदमी पूरी तरह काम है। ऐसा लग रहा है जैसे एमसी खुद जानता हो वो कितना बड़ा टैलेंट है। एमसी आराम से अपनी कॉफ़ी का घूंट लेता है और फिर बोलता है, मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे ये जानना है मुझे देश से क्या फ़ायदा मिलेगा? चैंग तुरंत बोल पड़ता है, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। लेकिन ये जवाब एमसी को थोड़ा वेग लगता है। तब चैंग समझाने लगता है, वो HQ में एक हाई पोजीशन पर है, असेंबलीमैन की पोजीशन पब्लिक वोट से मिलती है। मतलब अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो वो और ऊपर जा सकता है। सीधे शब्दों में वो एक पॉलिटिशियन है जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है।
वो एमसी से रिक्वेस्ट करता है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें हर पॉसिबल सपोर्ट दूंगा। लेकिन एमसी के लिए ये ऑफर थोड़ा अनक्लियर है। उसे साफ नहीं दिख रहा कि उसे एग्जैक्ट क्या मिलेगा। फिर भी वो डील कंसिडर करता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है, सिर्फ 1 महीने का ट्रायल। मतलब अभी वो नया प्लेयर है, तो वो पहले अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहता है। वो बोलता है, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं सपोर्ट मांगूंगा, और अगर उसे लगे कि ये डील उसके लिए फ़ायदेमंद है तो वो आगे भी सपोर्ट करेगा, और अगर नहीं तो वो सारे रिवॉर्ड्स वापस कर देगा। शॉर्ट में एमसी 1 महीने के लिए टेस्ट करना चाहता है। चैंग ये सुनकर समझ जाता है ये रिस्की है, लेकिन यही उसका बेस्ट चांस है, इसलिए वो तुरंत अग्री कर जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और चांग के मन में एक ही बात है, इस डील से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अब एमसी अपनी पहली डिमांड रखता है, जो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है वो पूरे देश में स्प्रेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सेफ्टी की चिंता है। चैंग पहले समझ नहीं पाता। HQ तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन फिर उसे रियलाइजेशन होता है, अगर HQ कुछ छोटे क्रिमिनल्स को भी हैंडल नहीं कर पा रहा तो इतने बड़े टैलेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मतलब एमसी को HQ की लिमिट्स का पूरा अंदाज़ा है। चैंग ये बात समझ जाता है और उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि पूरी तरह न्यूज़ को रोकना पॉसिबल नहीं है। एमसी भी ये बात समझता है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं, अभी के लिए अलग हो जाते हैं और बाद में मिलेंगे। अब एमसी अकेला है और वो खुश है। अब वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करने वाला है। सबसे पहले एडवांस्ड समनिंग स्क्रॉल्स। उसे पता है रिकॉर्ड तोड़ने पर अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहले वो सोचता है अभी खोल लेता हूं, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है। जुआ खेलने जैसा मज़ा नहीं है। उसकी नज़र अब एक और चीज़ पर जाती है, बेचना। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आता है। प्लेयर वेब नाम की एक जगह होती है जहां सभी प्लेयर्स का डेटा रहता है और आइटम्स की बाइंग सेलिंग होती है। चैंग ने उसे ये सब पहले ही समझाया था और ऐप भी इंस्टॉल करवाया था। एमसी तुरंत ऐप खोलता है और प्राइसेस चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन देखता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। हाई ग्रेड स्क्रॉल की प्राइस 3 लाख EACH। मतलब उसके पास जो 3 स्क्रॉल हैं लगभग 9 लाख, एक छोटे से डंजन का रिकॉर्ड तोड़कर। इतना पैसा। अब एमसी को रियलाइजेशन होता है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अब अमीर बनना मुश्किल नहीं है। वो प्लान बनाता है, हाई ग्रेड स्क्रॉल्स बेच देगा और उस पैसे से लो ग्रेड स्क्रॉल्स खरीदेगा, क्योंकि अभी उसका फोकस सिर्फ 2 मेन समन्स पर है। वो तुरंत अपने 3 स्क्रॉल्स लिस्ट कर देता है, फिर लो लेवल स्क्रॉल्स की लिस्ट चेक करता है। लेकिन यहाँ एक और शॉक मिलता है। लो लेवल स्क्रॉल्स की प्राइस 5000 ईच, जबकि ये तो आसानी से मिल जाते हैं। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, इतनी इजी चीज़ इतनी महंगी क्यों है। और यहीं से उसके दिमाग में एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अब एक और प्रॉब्लम सामने आती है। लो लेवल स्क्रॉल्स की लिस्ट एंडलेस है, सेलर पे सेलर, लेकिन कोई भी प्राइस कम नहीं कर रहा। मतलब मार्केट पूरी तरह स्टक है। एमसी समझ जाता है, मैं फंस गया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपनी स्मार्ट छोटी बहन को कॉल करना। वो उसे पूरा सिचुएशन समझाता है, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन देता है। तब अजिन उसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है, HQ खुद स्क्रॉल्स खरीदता है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्यों? अजिन एक्सप्लेन करती है, HQ ऐसा इसलिए करता है ताकि रैंकर्स को सपोर्ट मिल सके। उनका गोल है बल्क में स्क्रॉल्स खरीदना, और इसी वजह से लो लेवल स्क्रॉल की फिक्स्ड प्राइस बन गई है 5000। लोग सीधे HQ को बेच देते हैं, कोई बार्गेनिंग भी नहीं करता। लेकिन अजिन एक इंटरेस्टिंग बात भी बताती है, ये सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी अर्ली स्टेज में बनाई गई थी। अब HQ को इतने लो स्क्रॉल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिस्टम जल्दी बदल सकता है। एमसी ये सुनते ही समझ जाता है, मतलब मार्केट में ओवर सप्लाई है, और ये उसके लिए अच्छी खबर है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्लियर है, चैंग से फिर से मिलना। अगले दिन एमसी सीधे उसके पास पहुंच जाता है। चैंग उसे देखकर खुश हो जाता है, तुम्हें कुछ चाहिए? एमसी बिना घुमाए सीधा बोलता है, मुझे लो लेवल स्क्रॉल्स चाहिए। चैंग थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि आम लोग क्या चाहते हैं? हाई ग्रेड आइटम्स। लेकिन ये लड़का लो ग्रेड स्क्रॉल्स मांग रहा है। एमसी आगे बोलता है, जितने ज़्यादा मिल सकें उतने चाहिए। चैंग सोचता है, ये कर क्या रहा है? लेकिन फिर उसे याद आता है, HQ में रोज़ करीब 50,000 लो स्क्रॉल्स आते हैं। मतलब देना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन उसके दिमाग में डाउट आता है, कहीं ये इन्हें बेचकर प्रॉफिट तो नहीं करेगा। एमसी तुरंत मना कर देता है, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्क्रोल से भरा हुआ है। चांग ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है, ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसे महसूस होता है एमसी कोई यूनिक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। चांग डील के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है, मुझे बदले में एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है। अगर लोग जान गए कि वो सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है तो उसकी रेपुटेशन गिर सकती है। इसलिए डील को बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाना जरूरी है। एमसी ये सुनकर समझ जाता है, ये फ्री नहीं है और ये सही है, क्योंकि वो भी फेवर्स लेना नहीं चाहता। वो डील एक्सेप्ट करता है। अब वो अपना सीक्रेट बताना शुरू करता है। अचीवमेंट्स को बार बार फार्म किया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई प्लेयर डंजन क्लियर करके फर्स्ट प्लेस लेता है तो उसे मिलते हैं 3 हाई ग्रेड स्क्रॉल्स। लेकिन अगर कोई दूसरा प्लेयर उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है तो उसे भी वही रिवॉर्ड मिलता है। मतलब रिकॉर्ड को बार बार ब्रेक करके रिवॉर्ड्स फार्म किए जा सकते हैं। बस हर बार 1 सेकंड फास्टर होना है और बार बार स्क्रोल्स कलेक्ट होते रहेंगे। इससे क्या होगा, प्लेयर्स स्ट्रांग होंगे, एसोसिएशन पावरफुल बनेगा। चांग ये सुनकर बोलता है, हमने ये मेथड पहले ट्राई किया है, लेकिन इश्यू ये था, ज़्यादातर प्लेयर्स इतने केपेबल नहीं थे, इसलिए सिस्टम प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाया। अब एमसी नेक्स्ट लेवल की बात करता है। वो ट्यूसडे डंजन के बारे में हिंट देने वाला है। चांग लिटरली एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कोई बच्चा गिफ्ट खोलने वाला हो। उसे लगता है अब कोई टॉप सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। एमसी कामली बोलता है, इस मेथड से लोग 3 मिनट से कम में क्लियर कर सकते हैं। ये सुनकर चांग का दिमाग हिल जाता है, लेकिन एमसी रुक जाता है। पहले डील क्लियर करते हैं। वो अपनी प्राइस रखता है, लो स्क्रोल्स के साथ 50 हाई ग्रेड स्क्रोल्स एक्स्ट्रा, मतलब टोटल वैल्यू लगभग 10 करोड़। ये सुनकर चांग शॉक हो जाता है, लेकिन एमसी के हिसाब से ये फेयर है, क्योंकि ये मेथड सिर्फ लो डंजन नहीं, हाई टियर डंजन में भी काम करेगा और रिटर्न अरबों में जा सकता है। चांग ये समझ जाता है और तुरंत बोलता है, अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल हुई वो सीधे 15 करोड़ देगा और रोज 10,000 लो स्क्रोल सप्लाई करेगा। डील अब सीरियस हो चुकी है। अब दोनों समझ चुके हैं ये पार्टनरशिप फ्यूचर बदल सकती है। फिर सीन एक फील्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहां अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग यहां असेंबल हो चुके हैं। प्लेयर्स का ग्रुप हैरान है, इतनी रात को अचानक मीटिंग का क्या सीन है। चांग स्माइल करके कहता है कि उसने सबको यहां कुछ नया टेस्ट करने के लिए बुलाया है। एक प्लेयर समझ गया कि अगर चीफ ने समन किया है तो ये कोई मामूली टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। वो बुद्धा आदमी उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि ट्यूसडे डंजन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो आज पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। वो झूठ बोलता है कि उसे विदेश से खतरनाक स्ट्रैटेजी मिली है और उसका रिजल्ट काफी गजब था। प्लेयर्स एकदम शॉक्ड है और समझ गए कि ये न्यूज़ लीक क्यों नहीं हुई थी। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ एचक्यू का हेड कंफर्म करता है कि उसने उन्हें इसी मकसद से बुलाया है। फिर वो अनाउंस करता है कि अब से वो ट्यूसडे डंजन को खत्म कर देंगे। उसी के साथ वो रिवील करता है कि डंजन की असली चाबी एक छोटा सा समिट बीस्ट है। हैरान होकर प्लेयर्स उस क्रिएचर को एक स्पॉटेड कोमोडो के रूप में पहचानते हैं। सिस्टम स्क्रीन एक्सप्लेन करती है कि ये स्पॉटेड कोमोडो एक एडल्ट के साइज का है। इसकी बॉडी काफी स्टडी है और अटैक पावर भी सॉलिड है, जो बी ग्रेड बीस्ट होने के नाते टैंक का रोल निभा सकता है। पर एक प्लेयर कंप्लेन करता है कि ये कोमोडो 1 नंबर का फेलियर है, क्योंकि इसे पालना और डेवलप करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर प्लेयर्स को इस क्रिएचर के सीक्रेट के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इस कोमोडो का मेन फूड जॉइंट स्लाइम्स है, तभी ये डंजन इतना फास्ट क्लियर कर देता है। सीन चेंज होता है। हम प्लेयर्स का हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग देखते हैं शाम के वक्त। सिस्टम स्क्रीन पर नया रिकॉर्ड फ्लैश होता है और प्लेयर्स इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। खुशी से वो इस छोटे कमोडो को हवा में उछालते हैं, क्योंकि ये एक चलती फिरती मनी मशीन है। कुछ दिन बाद हेडक्वार्टर्स का बॉस अपने ऑफिस में न्यूज़ चेक कर रहा है। एक हेडलाइन बताती है कि ट्यूसडे डंजन के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो चुके हैं। एक और न्यूज़ स्टोरी चीफ की वाहवाही करती है इन्फो के लिए, और वो एक सुकून की सांस लेता है। इससे उसे कंफर्म हो गया कि जिनवू की रियल वैल्यू किसी भी रुकी से कहीं ज़्यादा लेजेंडरी है। फुल डिटरमिन्ड होकर वो पॉलिटिशियन डिसाइड करता है इस यंग फॉर्मर प्लेयर के लिए एक डेडिकेटेड टीम सेटअप करनी होगी। वो उस लड़के की फाइल उड़ाए और नई टीम के पोटेंशियल मेंबर्स के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करता है। अपने डेस्क पर नजर डालते हुए वो 3 ऐसे लोग चुनता है जो उसके हिसाब से इस स्क्वाड के लिए एब्सोल्यूट बीस्ट रहेंगे। फिर कैमरा उन 3 प्लेयर्स की सीक्रेट फाइल्स पर फोकस करता है जिन्हें उसने इस टीम के लिए पिक किया है। इधर वो यंग लड़का अपना फोन चेक करता है
और अकाउंट में पूरे 16.07 मिलियन देखकर दंग रह जाता है। वो पूरी तरह शॉक है और सोचता है कि क्या पैसा छापना इतना ईजी है, और क्या वो बियर्ड वाला बुद्धा सच में इतना ज़्यादा जनरस है। कैश के अलावा वो अपने हाथ में बॉटल लिए स्क्रीन को भी घूरता है। सिस्टम अलर्ट दिखाता है कि उसके इन्वेंट्री में पूरे 10,000 लो ग्रेड समन स्क्रूज मौजूद है। एक किलर स्मर्क के साथ वो सोचता है कि जो प्रॉमिस किया गया था वो अब पूरा होने वाला है। ये गेम अब पलटेगा। सब कुछ सेट है और अब सीधा एक्शन का टाइम है। तो वो पानी की बोतल खोलता है और बोलता है कि वो अपनी डील का पार्ट पूरा करने वाला है। वो यंग मैन फेरी रंबा से पूछता है कि क्या वो रेडी है, और वो नन्ही एक्साइटमेंट में हाँ कह देती है। वो ज़मीन पर पानी उड़ेल देता है, जबकि वो छोटी फेरी सारे गॉड्स और स्पिरिट से दुआ करती है। वो प्रे करती है कि उसके मास्टर को कोई ज़बरदस्त समन्ड बीस्ट मिल जाए। सब कुछ रेडी होने पर वो फॉर्मर प्लेयर एक चमकता हुआ स्क्रोल पकड़ता है और कहता है अब शुरू करते हैं। उसके साथ ही वो आइटम फाड़ देता है और कहता है ये उसकी इस लंबी फार्मिंग जर्नी की शुरुआत है। लेकिन कुछ देर बाद वो यंग मैन ज़मीन पर पूरी तरह थका हुआ दिखता है, फर्श पर चारों तरफ फट्टू और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ। वो बोलता है उसने 1 घंटे में 3600 स्क्रॉल्स खोले हैं और कंप्लेन करता है कि रिजल्ट देखकर। फिर उसकी फेरी उसे गधा बोलती है और कहती है इम्पॉसिबल, इतनी आसानी से ये काम नहीं होने वाला। वो समझाती है कि कोई भी EX रैंक बीस्ट इतनी जल्दी स्पॉन नहीं होता, और वो उसकी लक पर सवाल उठाता है। वो नन्ही सी क्रिएचर कहती है कि पहले जो उसके साथ हुआ था वो बस प्योर लक था। वो छोटी फेरी कहती है कि 1 लाख स्क्रोज भी कम पड़ जाएंगे एक EX रैंक पाने के लिए। वो पूछती है कि क्या मास्टर को इस समिंग्स के बारे में सच में घंटा कुछ नहीं पता। रंबा समझाती है कि 8 बिलियन लोगों के लिए 800 मिलियन बीस्ट्स मौजूद हैं। पर सबसे मेन ट्विस्ट अभी आना बाकी है, और वो उसकी तरफ पॉइंट करती है। फेरी रिवील करती है कि वो सब क्वारंटीन में बंद हैं, इसीलिए वहां सिर्फ एक ही इंडिविजुअल बचा है हर एक का। शॉक्ड होकर वो यंग बंदा उसे पकड़ लेता है और पूछता है ऐसा क्यों। पर तभी वो सिचुएशन चेंज होने लगती है, और वो इस नन्ही सी जान को भी इसका रीज़न नहीं पता, पर वो गारंटी देती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि वही अकेला EX रैंक बीस्ट समन कर पाएगा। इतने कम चांस देखकर वो समझ गया कि 800 मिलियन में से उसे वो एक सिंगल EX पुल करना है। चांस तो एकदम ज़ीरो लग रहे हैं। हिम्मत हार कर लड़का सोचता है कि इससे अच्छा तो लॉटरी में बैक टू बैक जैकपॉट लग जाए। तभी वो नन्ही क्रिएचर उसे टेंशन ना लेने को कहती है और कंफर्ट के लिए उसे हक करती है। वो समझाती है कि समन और सेल होने के बाद बीस्ट्स पूल से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, यानी अगर सारे 60 मिलियन कैटरपिलर समन हो गए तो वो गेम से ही डिलीट हो जाएंगे। एक्स प्लेयर लॉजिक तो समझ गया, पर गोल अभी भी इम्पॉसिबल डिफिकल्टी वाला लग रहा है। फिर वो मीडियम ग्रेड स्क्रॉल्स यूज़ करने का सोचता है ताकि किस्मत आजमा सके, पर उस यंग बंदे ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि एफिशिएंसी लो थी और आइटम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे लो सक्सेस प्रोबेबिलिटी के साथ। वो बोला कोई रास्ता नहीं है और स्क्रोल्स फाड़ना जारी रखा। उसने फिर समन को प्रकट होने के लिए चिल्लाया और वो नन्ही फेरी दूर से उसे सपोर्ट दे रही थी। सीन शिफ्ट होता है लेट आफ्टरनून में शहर की एक रैंडम बिल्डिंग के अंदर। 2 हफ्ते बाद वो लड़का अपने बेड पर लेटा हुआ था और चिल्ला रहा था कि एग्जॉशन से अब उसका कोलैप्स होने का वक्त आ गया है। उस टाइम के दौरान उसने 14,000 स्क्रॉल्स फाड़ दिए और सच में खुद को अपनी लिमिट्स के पार पुश कर दिया। पसीना टपक रहा था जो दिखा रहा था कि वो कितना एग्जॉस्टेड है। उसने प्लेयर जोन के पास एक रूम रेंट कर लिया था ताकि उसे कहीं दूर न जाना पड़े। अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना उसकी फितरत नहीं। इसी माइंडसेट के साथ प्लेयर अपने बिस्तर से उठा ताकि अपना मिशन जारी रख सके। वो नन्ही फेरी उसकी पीठ पर सो रही थी, ब्रेड के सपने देखते हुए, जबकि वो निकलने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसका डेस्टिनेशन था सिंथेसिस सेंटर, जो कभी शहर का सबसे बड़ा और मशहूर होटल हुआ करता था। लड़का लॉबी से गुजरते हुए सोच रहा था कि कैसे इस होटल का बुफे एक ज़माने में लेजेंड हुआ करता था। सिस्टम सर्विस यूज़ करने के लिए वो एक कियोस्क मशीन के पास गया अपना सर्विस टिकट लेने। अपने हाथ में नंबर 125 लेकर अब उसे बस अपनी बारी आने का सब्र से इंतज़ार करना था। फेरी ने वार्निंग दी कि कोई ब्लेंडर मत करना और उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सिग्नल दिया। जल्द ही स्क्रीन पर दिख गया कि अब इनकी बारी है, तो वो रूम के अंदर घुसने के लिए रेडी हो जाता है। अंदर उसे एक हाईटेक रूम मिलता है जिसमें फ्लोर पे एक मैजिक सर्कल बना है। वो छोटा सा क्रिएचर एक्साइटमेंट में इधर उधर उड़ता है और अपने मास्टर से कहता है कि हम ये करके दिखाएंगे। एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये फॉर्मर प्लेयर सिंथेसिस प्रोसेस शुरू करने की तैयारी करता है। सिस्टम स्क्रीन उसका वेलकम करती है और उसकी विंड फेरी को फ्यूजन के लिए रजिस्टर कर लेती है। फिर वो स्क्रीन पर बटन दबाकर विंड फेरी की सिंथेसिस कंफर्म कर देता है। इसके साथ ही बाकी समन्स अब सैक्रिफाइसेस बन गए और रंबा एक इंटेंस ग्लो के साथ चमकने लगती है। मैसेज कंफर्म करता है कि सिंथेसिस पूरी हो गई है और फेरी नए लुक में बाहर आती है। उसका लेवल अप होकर सीधा 21 हो चुका है और उसकी इंटेलिजेंस स्टैट्स भी 2 पॉइंट से बढ़ गई हैं। वो खुश है, पर उसे लगता है कि लेवल 21 अभी भी थोड़ा लो है इतनी हैवी मेहनत के लिए। छोटी फेरी पूछती है कि क्या वो स्ट्रांग है।
और वो हाँ बोलता है, पर उसे लगता है इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है सीधा प्लेयर हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग में। वहाँ अंदर हेडक्वार्टर्स का बॉस काम के वक्त काफ़ी मस्त मूड में दिख रहा है। वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि क्या काम ठीक नहीं चल रहा, और वो लड़का मान जाता है। बदलता है। वो सीनियर आदमी अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कहता है, मैंने एक खास टीम तैयार कर ली है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा होता है, और अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ एमसी पर रहेगा। असिस्टेंट ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, फिर वो क्यूरियस होकर पूछता है, वैसे वो लड़का आजकल कर क्या रहा है? असिस्टेंट तुरंत जवाब देता है, सर, वो अभी भी स्क्रोल्स खोल रहा है। ये सुनते ही सीनियर आदमी एकदम चौंक जाता है। अभी भी? असिस्टेंट आगे बताता है, वो अपने पूरे 150 मिलियन भी स्पेंड करना चाहता है, और उसने डिस्काउंट भी मांगा है। मैनेजमेंट ऑफिस की नज़रें भी उस पर टिकी हुई हैं। ये सुनकर सीनियर आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है जिनकी कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है? अब उसे साफ महसूस होने लगता है यहाँ कुछ बड़ा चल रहा है, और तभी वो अचानक एक बड़ा फैसला लेता है, सारे आइटम्स आधी कीमत पर डिलीवर कर दो। असिस्टेंट ये सुनकर पूरी तरह दंग रह जाता है। सर, आधी कीमत? लेकिन वो बुजुर्ग आदमी बस हल्का सा मुस्कुराता है। इसे स्पेशल ट्रीटमेंट समझो, रिजल्ट की चिंता मत करो। उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन चुकी है। ये लड़का एक दिन असली हीरो बनेगा, और तब लोग मुझे उसका सबसे बड़ा सपोर्टर मानेंगे। वो इमेजिन करता है, भीड़ उसका नाम ले रही है, जय जयकार हो रही है, पॉपुलैरिटी तो पक्की है। वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है, अभी के लिए बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। असिस्टेंट चुपचाप सिर हिला देता है। अब सीनियर आदमी खिड़की के बाहर देखता है। उसका चेहरा सीरियस है, थोड़ा पेंसिव। वो उस फ्यूचर के बारे में सोच रहा है जो अब बनने वाला है। फिर वो धीरे से बोलता है, ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच रहेगा और हमारे ट्रस्टेड एलाइज के बीच। सीन शिफ्ट। बाहर का सीन, नीला आसमान, सूरज चमक रहा है, हवा में उड़ते पत्ते धीरे धीरे गिरते हुए। एक शांत सा अर्बन कोर्टयार्ड। जमीन पर एमसी बैठा हुआ है, चारों तरफ स्क्रोल्स का ढेर पड़ा है। वो उन्हें गिन रहा है, 1550, 1551, 1552, पूरी सीरियसनेस के साथ ग्राइंड कर रहा है। तभी उसकी छोटी फेरी रामबा पूछती है, ये कब तक चलेगा? एमसी बिना रुके जवाब देता है, जब तक ये ढेर खत्म नहीं हो जाता। तभी लॉन के उस पार से धीमी धीमी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। एमसी और फेरी दोनों का ध्यान उधर चला जाता है। दोनों साइड में देखते हैं कौन आ रहा है। थोड़ा टेंशन बिल्ड होता है। फिर सामने आती है एक एलिगेंट सूट पहने हुई लेडी। वो कामली उनके सामने खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम इजेल है, मैं सीधे हेडक्वार्टर्स से आई हूँ। वो फेस पर एक बड़ी स्माइल के साथ वो एक्सप्लेन करती है कि वो अनसमन्ड आइटम्स की परचेज डिस्कस करने आई है जो उसने पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट किए थे। प्रोटैगनिस्ट अपना सर खुजाता है, पूरा माजरा याद करते हुए, और उसे ऑफिशियल रिस्पॉन्स मिलने पर काफ़ी रिलीफ मिलती है। फिर एम्प्लाई कहती है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी, दिमाग में लेते हुए उस यंग मैन के हाल ही के अचीवमेंट्स। वो रिवील करती है कि एक स्पेशल एक्सेप्शन के तौर पर स्क्रोल्स अब ओरिजिनल प्राइस से आधे कीमत पर मिलेंगे। एक उंगली उठाते हुए लेडी ने ऐड किया कि उसके पास एक और बहुत ही ओपी गुड न्यूज़ है। हेडक्वार्टर्स अब सीधा 100 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट ठोकने वाले हैं ताकि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट लेवल अप हो सके। फिर वो एम्प्लाई इस सीक्रेट बोनस को बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखने को कहती है, और वो लड़का बिना किसी देरी के फुल एक्साइटमेंट में डील लॉक कर लेता है। उसी वक्त वो बताती है कि ये मैसिव इन्वेस्टमेंट बस उनका बॉन्ड फ्यूचर में और भी ज़्यादा सॉलिड और खतरनाक बनाने के लिए है। तुरंत बाद वो लेडी एक स्माइल के साथ गुड बाय बोलती है। अर्जेंट मिशंस और काम पर निकलना था। इसके साथ ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे जाते हुए देखता है जब सिटी के होराइजन पर सूरज चमक रहा होता है। उसे उस पॉलिटिशियन का नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस फील होता है, और वो एक मैक्स लेवल समन हासिल करने का प्लान बनाता है ताकि कर्ज चुका सके। पर तभी वो छोटी फेरी नींद के मारे वहीं ढेर होकर बेहोश हो जाती है। पेपर्स को श्रेड करते हुए अपने मास्टर का नाम चिल्ला रही थी, तो हीरो ने कार्ड्स को फाड़ना कंटिन्यू रखा जब तक उसे वो हाई लेवल इंस्ट्रक्टर और वो ओपी ड्रैगन नहीं मिल जाता जिसे ढूंढने के लिए वो डेस्परेट है। छोटी फेरी की तो हालत खराब हो गई ये देखकर कि इन कार्ड से सिर्फ कमज़ोर एफ रैंक रीचेस ही निकल रहे हैं। पर वो ट्राई करता रहा और इंस्ट्रक्टर और उस लेजेंडरी ड्रैगन को पुकारता, जबकि पूरा फर्श फटे हुए पेपर से भर गया। वो लड़का अच्छे लक के लिए गिड़गिड़ाया और रेड पेपर को पूरी ताकत से फाड़ दिया। अचानक एक खतरनाक पीली बिजली वहां कड़कती है और वो यंग मैन झटके से पीछे गिर जाता है, उस इंटेंस फ्लैश से घबराकर। उसी वक्त उसे रियलाइज होता है कि ये इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जब उसे अपना पहला ओपी और रेयर एली मिला था। सिस्टम कंफर्म करता है, EX रैंक ड्रैगन मेज मिल चुका है, और एक लाल बालों वाली लड़की बाहर आती है उन दहकती लपटों से। इसी के साथ वो छोटी फेरी अपने मास्टर के मुंह पर कूद जाती है,
खुशी के मारे रोते हुए कि उन्होंने आखिरकार किस्मत को मात दे दी है। पर हीरो जानता है कि वो अभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर सकता। वो एक और चमकती स्क्रोल पकड़ता है, ये ट्रस्ट करके कि लक की लहर अभी भी उसके फेवर में है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मिल गया है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद अब हीरो की आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी एक खतरनाक फिगर उस रोशनी के बीच फॉर्म होने लगती है। वो 2 नए मैक्स लेवल एलाइज अब एक साथ खड़े हैं और वहां का पूरा एटमॉस्फेयर इतनी इंसेंट पावर की वजह से एकदम हैवी हो गया है। इंस्ट्रक्टर गुस्से में वहां आता है, चिल्लाते हुए कि ट्रेनिंग कोई मजाक या गेम नहीं है। उसके पीछे आग की लपटें धधक रही हैं। ये अपने बाकी एलाइज को हार्डकोर बफ देकर स्ट्रेंथन कर सकता है और उनकी ग्रोथ स्पीड को सुपरफास्ट एक्सेलरेट कर सकता है। इसके साथ वो छोटा सा क्रिएचर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक कड़क दाढ़ी वाले मस्कुलर मर्द में जो हर टफ चैलेंज के लिए रेडी है। वो यंग बंदा इस लेवल अप पावर को देखकर दंग रह जाता है। एक फ्रेंडली जेस्चर के साथ वो लड़का अपने नए एली को वेव करता है और कहता है, काफी लंबा वक्त हो गया जब हम आखिरी बार मिले थे। वो वॉरियर शक भरी नजरों से उस लड़के को देखता है और उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है। फिर वो पूछता है, क्या हीरो वही लेजेंडरी गॉड जिनवू जिनुगोद है? मास्टर अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कंफर्म करता है। उसी पल वो सोल्जर फुल रिस्पेक्ट में झुक गया, नील, और बोला कि अपने पुराने लॉर्ड से यहां मिलना सच में एक इनक्रेडिबल मोमेंट है। फुल सेटिस्फाइड होकर एमसी सोचता है कि उसके सर्वेंट्स बिल्कुल वैसे ही लॉयल हैं जैसे उसने उन्हें सदियों पहले क्रिएट किया था। वो भयंकर ओरा वाला बंदा अपनी टोटल लॉयल्टी दिखाता है जब वो अपने रियल कमांडर के आगे बो करता है। घास पर हल्की हल्की कदमों की आहट सुनाई देती है। सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। उसकी चाल शांत है, लेकिन उसकी प्रेजेंस अलग ही लेवल की है। वो एमसी के सामने आकर रुकती है और हल्की सी कांपती आवाज में पूछती है, क्या आप सच में मेरे गॉड हैं? एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आखिरकार वो समन बोलने लगी है। वो कोई आम समन नहीं, बल्कि एक्स रैंक सॉर्सरेस है और उसके अंदर एक एंशिएंट ड्रैगन की पावर बसती है। इस पावर के साथ वो ड्रैगन शेप्ड फायर वेव्स छोड़ सकती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास एक और ब्रोकन एबिलिटी है, डिवावर। जब वो स्ट्रांग बॉसेस को हराती है, उसकी स्टैट्स परमानेंटली बढ़ जाती हैं। लेकिन इस पावर की एक कंडीशन है, ये तभी एक्टिवेट होती है जब उसका इंस्ट्रक्टर पास हो, ताकि वो उसकी पावर को गाइड कर सके। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। एमसी थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसे डिवाइन नामों से मत बुलाओ, बस नॉर्मल नाम से बुलाओ। सब कुछ सेटल हो जाता है। एमसी अपने रिजल्ट से काफी सैटिस्फाइड महसूस करता है और उसके पीछे छोटी फेरी राम्बा थकी हुई उड़ रही होती है। सीन शिफ्ट, रात का शहर। आसमान में तारे चमक रहे हैं। एमसी आसमान की तरफ देखता है और डिसाइड करता है, अब घर जाकर आराम करना चाहिए। आज की रात एक अच्छी नींद डिजर्व करता हूं। सीन शिफ्ट, अगली सुबह। एमसी का कमरा सीलिंग लाइट से पूरा कमरा रोशन है। एमसी बेड पर लेटा हुआ है। वो एक लंबी जम्हाई लेता है। कल के इंटेंस इवेंट्स के बाद वो पूरी तरह थका हुआ है और कुछ ही पल में गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उसके समन्स जाग रहे हैं। तीनों एलाइज उसके पास बैठे हैं, जैसे उसकी रखवाली कर रहे हों। वॉरियर बोलता है, काफी समय हो गया हम एक दूसरे से मिले हुए। रेडहेड लड़की मुस्कुराकर अग्री करती है। तभी छोटी फेरी पूछती है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से बुलाऊं? वॉरियर गर्व से खड़ा होता है, मैं तब से वेटरन हूं जब तुम्हें रिक्रूट किया गया था। लेकिन अचानक उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो उंगली दिखाकर बोलता है, एक बात साफ है, यहां मौजूद हर कोई अभी बहुत कमजोर है। ये सुनते ही छोटी फेरी डर जाती है। वॉरियर मुट्ठी कसते हुए बोलता है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी जब तक हमारा मास्टर आराम कर रहा है। फिर वो अपनी नज़र रेडहेड लड़की पर डालता है। सबसे पहले तुम शुरू करोगी, अपनी माना एनर्जी पर फोकस करो। तुम्हें अपनी अल्टीमेट स्किल जल्दी अनलॉक करनी होगी। तभी वो वॉरियर अपनी नज़र फेरी पर डालता है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और तुम। फेरी डर के मारे कांपने लगती है। वो पीछे हटकर ब्लैंकेट के पीछे छुपने की कोशिश करती है। वॉरियर बोलता है, तुम्हें फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। फेरी पैनिक में आ जाती है। टी ट्रेनिंग? वो डरते हुए पूछती है, क्या मैं मास्टर के काम नहीं आना चाहती? फेरी तुरंत हाँ में सिर हिलाती है। तभी वॉरियर आदेश देता है, किचन से फ्राइंग पैन लाओ और 5000 स्विंग्स करो वार्म अप के लिए। फेरी रोने लगती है, कांपते हाथों से एमसी की तरफ देखती है, हेल्प प्लीज। लेकिन एमसी तो गहरी नींद में सो रहा है। वॉरियर उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है ट्रेनिंग एरिया की तरफ। सीन शिफ्ट, अब एचक्यू ऑफिस। वो पॉलिटिशियन परेशान बैठा है क्योंकि वो और स्क्रोल्स नहीं खरीद पा रहा। तभी एक एम्प्लॉई आता है, सर अभी अभी डायरेक्टर का ऑर्डर आया है, इन आइटम्स की सेल पर बैन लगा दिया गया है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। क्या? उसके माथे पर पसीना आ जाता है।
डायरेक्टर के अचानक फैसले ने पूरा गेम बदल दिया है। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि डायरेक्टर ने इन स्क्रोल्स के यूसेज पर पूरी रिपोर्ट मांग ली है। सूट वाली महिला कामली बोलती है, लगता है किसी राइवल पॉलिटिशियन का हाथ है इसमें। अब सब क्लियर है, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मूव है। दाढ़ी वाला आदमी दांत भींचता है और अपने दुश्मन को कोसता है, तो ये खेल खेल रहे हो तुम। जबकि वो औरत चेतावनी वॉर्न देती है कि अब हीरो के लिए और ज्यादा आइटम्स बचे ही नहीं हैं। ये सुनते ही लीडर फुल टेंशन में आ जाता है। उसे याद आता है कि अब बड़ी डिलीवरी का टाइम एकदम सर पे आ गया है। लेकिन अचानक उस एग्जीक्यूटिव की आंखें शॉक से फटी की फटी रह जाती हैं। वो गहरे सदमे में है। वो अपने फोन की स्क्रीन को देखता है जो प्रोटैगनिस्ट के एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज से चमक उठती है। उसका असिस्टेंट यह अजीब सा रिएक्शन नोटिस करता है और सवाल करता है कि अचानक क्या हुआ। वो बुजुर्ग आदमी रिवील करता है कि वो लड़का अब और लो लेवल समन्स के लिए कोई हेल्प नहीं चाहता। उसी पल लीडर की निगाहें एकदम से बदल गईं, जो एक सॉलिड डिटर्मिनेशन दिखा रही थीं। टेक्स्ट उसे सपोर्ट के लिए थैंक्स बोलता है और वो पॉलिटिशियन फाइनली अपने सबसे बड़े राइवल के साथ हिसाब बराबर करने का फैसला करता है। सीन फिर सिटी के एक फेमस स्टेशन के पास एक खूबसूरत पहाड़ी लैंडस्केप पर शिफ्ट होता है। एक स्नीकर चट्टान पर मजबूती से टिकता है और साफ आसमान के नीचे ठंडी हवा चलती है। स्वेटशर्ट पहने वो लड़का एक्साइटमेंट में स्माइल करता है क्योंकि उसे आखिरकार एक नॉर्मल डंजन मिल गया है एक्सप्लोर करने के लिए। वर्चुअल इंटरफेस पॉपअप होता है जो बताता है कि इस दुनिया में 4 तरह के कॉम्बैट एरियाज हैं। पैनल डेली लोकेशंस दिखाता है जो पूरे हफ्ते सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल्स गैदर करने के लिए हैं। दूसरी लोकेशन वॉरियर्स को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करती है, जहां हाई रिवॉर्ड्स और क्रेजी लेवल के बफ्स मिलते हैं और साथ ही एकदम फेटल रिस्क। तभी स्क्रीन पर भयानक लपटें उठती हैं। इंट्रो होता है उस खौफनाक डेमोनिक ड्रैगन ऑफ ग्रेट केओस का। वो जॉइंट क्रिएचर भयानक आग उगलता है जो एक ब्रूटल चैलेंज है और सिर्फ बड़ी टीम्स के लिए है। पर हीरो सबसाइड करके बड़े आराम से अंधेरे में अपने नए ओपी एलाइज के साथ निकल पड़ता है। वहां से गुजरते हुए वो यंग लड़का याद करता है कि पास्ट में ये लोकेशंस एकदम रैंडम तरीके से प्रकट हुआ करती थीं। तभी उसके फोन स्क्रीन पर कई लोग टीम्स ढूंढते दिखते हैं, पर प्रोटैगनिस्ट सब इग्नोर कर देता है। उसे अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। वो चमकते हुए पोर्टल पर फोकस करता है। एक विशाल ब्लू वर्टेक्स गार्ड एंट्रेंस पर पहरा दे रहा है। साइट पर खतरों को जानते हुए हीरो ने तुरंत एक्शन लेने का सोचा ताकि मॉन्स्टर्स शहर में ना निकल जाएं। गार्ड रास्ता रोकता है और एडवेंचरस लाइसेंस चेक करने को कहता है। बिना टाइम वेस्ट किए लड़के ने अपने डॉक्यूमेंट थमा दिए। डाटा कंफर्म होते ही गार्ड ने कार्ड वापस किया और एंट्री दे दी। जैसे ही वो इस नई सेटिंग में लैंड हुआ, उसके ठंडे पसीने छूट गए क्योंकि उसे एक अजीब और बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी फील हुई। तभी कई नुकीले भाले स्पीयर्स उसकी तरफ तेजी से आए, जिसे चकमा देना बहुत ही रिस्की था। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि वॉरियर्स मॉन्स्टर्स से भिड़ रहे हैं। क्रचर्स का एक मैसिव झुंड एक विशाल किले फोर्ट्रेस पर हमला कर रहा था। आसमान एकदम डार्क और टेंस था। कैसल की दीवारों से सोल्जर्स ऑर्डर्स चिल्लाते हुए उन आगे बढ़ते ऑक्स पर हमला कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने शॉक में सोचा कि गेम में ये बैटल इतनी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती थी। एक मॉन्स्टर ने एक सोल्जर पर हमला किया और हीरो ये नज़ारा देखकर एकदम सुन्न फ्रोजन हो गया। तभी एक वॉरियर जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और हीलर के लिए चिल्लाने लगा। इस पूरे केओस को देखते हुए वो लड़का सोचता है, क्या ये सच में कोई असली जंग है? फिर वो खुद को संभालता है और अपनी स्किल्स एक्टिवेट करता है। एक नीली रोशनी से फेरी बाहर निकलती है और अपने साथियों को फाइट के लिए बुलाती है। ठीक उसी पल इंस्ट्रक्टर और वो फायर मेज वहां आ जाते हैं। सिस्टम समन्स को कंफर्म करता है और हीरो की मेन टीम फाइनली असेंबल हो जाती है। वो साथ ही उस गोल्डन फेरी और एक जॉइंट गोरिल्ला को समन करता है। हीरो सोचता है कि टैंकिंग और हीलिंग के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। उसने फेरी को ऑर्डर दिया कि उसके वॉरियर को एक तगड़ा अटैक स्पीड बफ दे। मास्टर ने फायर मेज को भी पोजीशन संभालने को कहा ताकि वो पीछे से कवर दे सके। अगले ही पल उसने जॉइंट गोरिल्ला को कमांड दी, जंप मारो और सीधा ऑर्क लीडर की गर्दन पकड़ो। गोरिल्ला ने दुश्मनों की तरफ एक भयानक छलांग लगाई और हीरो को लगा कि इस डंजन का अटैक पैटर्न काफी सिंपल है। वो क्रचर दुश्मनों की आर्मी के बीचों बीच लैंड करता है, जिससे जमीन पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। धमाका! गोरिल्ला बॉस की आंखों में आंखें डालता है और हीरो सोचता है, खेल खत्म है, बस एक बार ये जॉइंट ओक डिफीट हो जाए। वो विशाल ओक अपना वेपन उठाता है, गोरिल्ला को स्मैश करने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन तभी जॉइंट का अटैक आराम से ब्लॉक हो गया और वो पूरी तरह शॉक हो गया। वो नन्ही फेरी कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पावर्स यूज करती है टीम के मेन वॉरियर को बफ देने के लिए। वो आर्मर्ड इंस्ट्रक्टर बॉस के सामने एक कोल्ड और खतरनाक डिटर्मिनेशन के साथ प्रकट होता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ वो एक पावरफुल स्ट्राइक अनलीच करता है जो अपनी एनर्जी से हवा को चीर देती है। उसका स्किल पूरे बैटलफील्ड पर छा जाता है और एक साथ कई दुश्मनों का खात्मा कर देता है।
अटैक के बाद वॉरियर जमीन पर एकदम बैडेस और इम्पोजिंग पोज में लैंड करता है, आंखों में मौत लिए। वो यंग मैन दंग रह गया और सोचने लगा, ये तो एकदम अलग ही पावर लेवल पर है। फिर भी हमारा यंग हीरो एक हल्की कॉन्फिडेंस वाली स्माइल पास करता है। अपने एलाइज को लड़ते देख उसे रियलाइज होता है कि ये जंग उसकी सोच से कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। दीवार पर खड़े सोल्जर्स सब खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या हम फाइनली सर्वाइव कर पाएंगे। वो जॉइंट गोरिल्ला सीधा चार्ज करता है रास्ते में आने वाले ऑक्स को क्रश करने के लिए। इसी बीच गोल्डन फेरी अपनी पावर से पूरी टीम का एचपी हील कर देती है। उसी वक्त विंड फेरी एनिमीज को टोंट करती है और बड़े ही प्रो लेवल से उनके वेपन्स को डस्ट करती है। हीरो चिल्लाता है, फेरी मजे लेना बंद करो, और तब इंस्ट्रक्टर एक ओर्क से चिढ़ जाता है। फायर मेज अपनी स्टाफ पकड़ती है और एक पावरफुल स्पेल रिसाइट करना शुरू करती है। चमकती आंखों के साथ वो एक डेवस्टेटिंग अटैक अनलीश करने के लिए तैयार है। वो अपनी पूरी मैजिकल माइट के साथ एक्सप्लोसिव ड्रैगन वेव छोड़ देती है। फायर ड्रैगन के शेप वाला अटैक आगे बढ़ता है, रास्ते के सारे ओक्स को राख करते हुए। मगर ओक चीफ इस अटैक से बच निकलता है और उन शोलों के बीच अब भी खड़ा है। वो वॉरियर फिर खतरनाक स्पीड में डैश करता है बचे हुए दुश्मन की तरफ और देता है एक फाइनल सटीक वार, बैटल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। सिस्टम अनाउंस करता है, डंजन क्लियर हो चुका है। छोटी सी फेरी इस विक्ट्री का जश्न मनाती है। फायर मेज लेवल 5 पर पहुंच जाती है और उसकी इंटेलिजेंस स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर भी लेवल 5 पर अपग्रेड होता है और उसका क्रिटिकल हिट रेट 1% से बफ हो जाता है। इंटरमीडिएट समन स्क्रोल, और वो उसकी प्राइस देखकर शॉक हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे अगला डंजन जितनी जल्दी हो सके ढूंढना ही होगा। मुट्ठी भींचते हुए वो अपने एलाइज को लेवल अप करने और बहुत सारा पैसा छापने पर फोकस करता है। वो कहता है, मैं इस एंडलेस डंजन ग्राइंडिंग से अभी अपनी किस्मत पलटने वाला हूं। डंजन ग्राइंडिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब सीन शिफ्ट होता है शहर के बिल्कुल बीच में खड़ी एक मैसिव कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ। सिटी सेंटर के अंदर उस पॉलिटिशियन का राइवल अपनी ऑफिस चेयर पर थकाहारा बैठा आ भर रहा है। एक औरत पूछती है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? तभी सीन बदलता है एक मीटिंग रूम में, जहां वो बंदा सबको शांत होने को कह रहा है, सब रिलैक्स करो। फिर वो रेड हेड हंटर कहता है कि वो तो बस एडवाइस दे रहा था क्योंकि ये बंदा बजट की धज्जियां उड़ा रहा था। तभी वो दाढ़ी वाला बंदा चिढ़ गया और सवाल उठाया, इस नल्ले ग्रुप को टैलेंट टीम बोलने की हिम्मत कैसे हुई? राइवल उसे उकसाते हुए बोलता है कि उसके सो कॉल्ड टैलेंट्स कभी नेशनल सिलेक्शन की लिस्ट में भी नहीं आ पाए। वो ताना मारता है, ये पॉलिटिशियन ऐसी नौटंकी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि नया डंजन रिकॉर्ड सेट हो गया है। डंजन रिकॉर्ड की बात सुनते ही वो बंदा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे प्लेयर लिम्सो की याद आती है, जो उसका आर्च राइवल है। वो लाल बालों वाला बंदा फ्लेक्स करता है, मेरे प्लेयर्स हर साल सिलेक्ट होते हैं। लेकिन वो दाढ़ी वाला बंदा डिसाइड करता है कि अब वो और ज्यादा ये बेइज्जती और ताने नहीं सहेगा। फिर वो राइवलरी को सेटल करने के लिए एक बेट सजेस्ट करता है। राइवल बोलता है कि नेशनल टीम में सिर्फ 10 लोगों की लिमिट है और वो शर्त रखता है। वो पॉलिटिशियन बिना देरी किए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, एकदम सीरियस और फोकस्ड लुक के साथ। हारने वाले को रिजाइन करना पड़ेगा और पब्लिकली ये एडमिट करना होगा कि दूसरा बंदा उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। असिस्टेंट घबराकर पूछता है, क्या आपने ये सब उस रुकी प्लेयर के भरोसे पर किया है? बॉस अपनी उंगलियां क्रॉस करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो लड़का अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। वो बड़े सोच विचार में अपने हाथ फोल्ड करता है, पर लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही बड़ा सीन चल रहा है। एकदम सॉलिड डिटर्मिनेशन के साथ वो कहता है, मुझे जिन्वू के असली पोटेंशियल पर पूरा भरोसा है। तभी एक बंदा भागते हुए कमरे में आता है और डेस्परेट होकर उस पॉलिटिशियन को पुकारता है। वो लेडी मुड़कर देखती है कि क्या बवाल हुआ है। जैसे ही उसका बॉस खड़ा होता है, वो एम्प्लॉय बताता है, सर, वो सोलो प्लेयर जो डंजन्स क्लियर कर रहा है वो एक्चुअली अपना जिन्वू ही है। ये सुनते ही पॉलिटिशियन और उसकी असिस्टेंट इस मेगा न्यूज से पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो यंग लड़की बिलीव नहीं कर पाती कि एक रुकी इन एरियाज को 5 मिनट से भी कम में क्लियर कर रहा है। फिर एक विक्टोरियस स्माइल के साथ बॉस अपने उस कलीग को देखता है जिसने डाउट किया था। वो सेलिब्रेट करता है और कहता है, मुझे पता था, ये लड़का ही असली गोट है। वो दाढ़ी वाला बंदा अपनी मुट्ठी भींच लेता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उसे पता था कि वो इस यंग हीरो पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट एक और डंजन से बाहर निकलता है, एक एकदम खतरनाक और पावरफुल ओरा के साथ। वो पॉलिटिशियन सोचता है, जैसा एक्सपेक्टेड था, मेरी टैलेंट पहचानने वाली आंखें एकदम एक्यूरेट हैं। सीन शिफ्ट होता है उस यंग बंदे के रूम में, जहां स्टैक किए हुए बॉक्सेस दिखते हैं। बेड पर लेटे हुए वो लड़का अपना फोन चेक करता है और अकाउंट स्टेटमेंट देखकर स्माइल करता है। वो 16 मिलियन की कमाई देखकर फूला नहीं समा रहा। सिर्फ 4 दिनों में उसने दिन रात एक कर दी और पूरे 60 डंजन्स क्लियर कर दिए। ये हार्डकोर ग्राइंड काफी टफ था, पर रिवॉर्ड्स भी तगड़े मिले। ये सारा पैसा उन रेयर स्क्रोल्स को बेचकर आया था जो उसने डंजन में कलेक्ट किए थे।
वो अपनी इस हार्ड अर्न मनी को सेलिब्रेट करता है, जो उसके खून, पसीने और ढेर सारे आंसुओं का फल था। इसी के साथ उसने डिसाइड किया कि वो अपने बैंक अकाउंट्स अभी के अभी सेपरेट करेगा। एक अकाउंट सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होगा, दूसरा होगा उसका सेविंग्स अकाउंट, जिसमें से 10 मिलियन पर मंथ वो खुद पर उड़ाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक बेरोजगार से सीधा मिलियंस कमाने वाला प्लेयर बन गया। फाइनली उसने अपना प्लेयर अकाउंट खोला। उसके पास पूरे 6 मिलियन का बैलेंस है अपनी पावर में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारा पैसा खर्च होगा उसके पावरफुल समन्स को अपग्रेड करने में, पर उसे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब अपनी प्लेयर वैल्यू बढ़ाना है। उसके एलाइज लेवल 30 क्रॉस कर चुके हैं और अब उन्हें रन्स, रून्स और गियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट रास्ता डेली डंजन्स को दोबारा फार्म करना है। वो ऑनलाइन चेक करने गया कि क्या वो कोई तगड़े समन्स खरीद सकता है, मगर उस बंदे की आंखें फटी की फटी रह गईं। रैंक सी समन का एवरेज प्राइस सीधा 20 मिलियन। रैंक बी तो भाई 200 मिलियन का है, और वहां रैंक ए या एस समन्स तो मिलने से रहे। वो लड़का एक ठंडी आह भरता है, पर वो बिल्कुल नहीं हिला और उसके चेहरे पर एक खतरनाक डिटर्मिनेशन वाली स्माइल आई। एक मास्टर प्लान के साथ उसने अपना फोन उठाया और एक क्विक कॉल घुमाया। उसने कहा, इसीलिए तो मैंने ये सीक्रेट कनेक्शन बनाया था, एक इन्फ्लुएंशियल बंदे के साथ। सीन वापस ऑफिस पर शिफ्ट होता है। एम्प्लॉय पॉलिटिशियन के लिए चिल्लाते हुए अंदर भागता है। डेस्क पर बैठा बॉस एकदम शांति से पूछता है, क्या लफड़ा है? वो लड़का बताता है कि जिन्वू की तरफ से एक नई रिक्वेस्ट आई है। ये दाढ़ी वाला बंदा फुल एक्साइट होकर अपने असिस्टेंट को दबोच लेता है और पूछता है, क्वेस्ट क्या है? फिर वो सीनियर बंदा अपना फोन चेक करता है। स्क्रीन पर समन्स की एक लंबी शॉपिंग लिस्ट और उनके खतरनाक प्राइसेस दिख रहे थे। दोनों के तो होश उड़ गए। बॉस सोचने लगा, क्या इसको ये सारा माल चाहिए? वो पॉलिटिशियन महसूस करता है कि अगर एचक्यू ने ये सारे आइटम्स खरीदे होते तो वो ऐसे लो लेवल समन्स यूज नहीं करता। वो हैरान है ये देखकर कि ये यंग बंदा अब टाइम अटैक्स का सीक्रेट शेयर करेगा। एम्प्ली ने कंफर्म किया कि ये ओपी ऑफर सारे डेली डंजन्स पे वैलिड है। इसके साथ ही वो बियर्डेड बंदा समझ गया कि ये यंग एडवेंचरर एक खतरनाक बोल्ड मूव चल रहा है। वो स्मर्क करके बोला, अभी मैं इस बच्चे का ग्रैंड प्रपोजल समझ गया हूं। सीरियस लुक के साथ बंदा डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टर से बात करेगा, पर तभी वो गुस्से में टेबल ठोकने लगा, पीछे वाले रूम के उस बुधाऊ की कंप्लेंट करते हुए। फुल रेंज में बॉस ने पेपर्स फेंक दिए। असिस्टेंट ये सारा सीन ऑब्जर्व करके सोचती है, काश सब में ऐसी ही लेवल अप वाली पैशन हो। डायरेक्टर ने यंग मैन को प्रेजेंट करने को कहा, प्रूफ दिखाओ या डंजन क्लियर करो कोई भी रिक्वेस्ट डालने से पहले। वो बंदा चिढ़ गया क्योंकि वो बिना उन समन्स के ये नहीं कर सकता जिसके लिए उसने पूछा था। वो चिल्लाया कि ये एक बहुत बड़ा प्राइज होता अगर ये इन्फॉर्मेशन सच होती, और ये हेडक्वार्टर्स वाले बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। जल्दी ही वो शांत हो गया और इस पूरी सिचुएशन से काफ़ी निराश नजर आ रहा था। वो औरत कहती है कि इतनी वैल्यूएबल चीज़ को इतने कम दाम में बेचना सच में काफ़ी निराशाजनक है। एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसने अपने बॉस का ध्यान एक नए आइडिया की तरफ खींचा। फिर उस यंग लड़की ने सबका खर्चा उठाने का ऑफर दिया, जिससे वो दोनों मर्द एकदम हक्का बक्का रह गए। उस पॉलिटिशियन के ठंडे पसीने छूटने लगे जब उसे रियलाइज हुआ कि ये लड़की एक बहुत ही तगड़ी अमीर फैमिली से है। यू जाओ पूरे साउथ के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की पोती है। कोरिया एजुकेशन तो उसकी एकदम टॉप टियर थी, लेकिन उसे मैनेजमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट प्लेयर्स में था। बचपन से ही वो गेम्स और बड़े बड़े एडवेंचर्स की वर्ल्ड में घुस गई थी। और अब वो प्लेयर जिसने उसे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया है वो है जिनू, अपनी यूनिक नॉलेज की वजह से। वो लड़की इस बंदे के जिगरे की दीवानी है जो पूरे नेशन के साथ अकेले नेगोशिएट करने का दम रखता है। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने एक एजेंसी का प्लान किया, सिर्फ इस प्रॉमिसिंग और ओपी यंग बंदे के लिए। उसका प्लान है हैवी इन्वेस्टमेंट और दोनों के बीच सारे प्रॉफिट्स का एकदम फेयर स्प्लिट। फिर उसने उस दाढ़ी वाले आदमी से पूछा कि क्या वो इतने मैसिव अमाउंट के लिए बिल्कुल श्योर हैं। वो यंग लड़की मजाक करते हुए पूछती है कि क्या अब आप मेरे बैंक बैलेंस की टेंशन ले रहे हैं। वो हैरिस अब उसे पूरा भरोसा दिलाती है कि अब पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलती है कि वो जिनू से एक बार फिर मिलेगी। वो औरत अपनी डेस्क पर बैठकर दिमाग चला रही है अपने अगले बड़े मेन क्वेस्ट मूव के बारे में। क्लोजअप में उसके चेहरे पर अलग ही लेवल की डिटर्मिनेशन दिख रही है इस नए खतरनाक प्लान के लिए। सीन स्विच होता है और हमारा एमसी एक अल्ट्रा लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंचता है मीटिंग के लिए तैयार। तभी उसे एक मैसेज मिलता है और एचक्यू की जेनरोसिटी देखकर वो दंग रह जाता है। हेडक्वार्टर्स ने तो उस पर कृपा बरसा दी है। लड़का एकदम इम्प्रेस्ड है क्योंकि ये जगह तो किसी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा ओपी है। उसे इतनी तगड़ी हॉस्पिटैलिटी मिलती है कि उसे समझ नहीं आता कि इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट का क्या करें। इससे उसका मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है ताकि वो उन्हें आगे भी टॉप सीक्रेट इन्फो देता रहे। फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए वो लड़का मुड़ता है और देखता है कि यूजा उसका वेट कर रही है उस रेस्टोरेंट टेबल पे। उसे याद आया जब उसने उसकी प्रोफाइल रिसर्च की थी
और जो इनसेन इन्फो उसे मिली उसे देखकर उसे लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था। ये यंग बंदी एक ट्रू जीनियस थी जिसने प्लेयर हेडक्वार्टर्स में हाईएस्ट स्कोर्स के साथ एंट्री मारी थी। लड़के ने उसे आने के लिए थैंक्स बोला और पूछा कि क्या वो यहाँ मिशन पर अकेली है। किलर स्माइल के साथ उसने रिप्लाई किया कि आज का बिजनेस वो अकेली ही हैंडल करेगी। उस यंग बंदे ने प्लेयर यूजर के साथ ट्रेड एक्सेप्ट कर लिया वर्चुअल स्क्रीन पे एक्सेप्ट बटन हिट करके। बूम! सिस्टम ने नोटिफिकेशन के साथ कंफर्म किया कि दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। लड़के ने रिस्पेक्ट में बाव किया और दिल से थैंक्स बोला क्योंकि ये उसके लिए एक ओपी वैल्यूएबल गिफ्ट था। फिर उस लेडी ने अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा कि अब असली बिजनेस का टाइम आ गया है। इस मैनेजमेंट कंपनी का नाम होने वाला है एक बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट सा नाम। वो समझाती हैं कि ये नाम उन दोनों के सरनेम्स को मर्ज करके बनाया है और शेयर्स डिवाइड करती है। कंपनी के शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रिवील करते हुए वो बताती है कि पूरे 5% शेयर्स उस बड़े पॉलिटिशियन को एज अ बोनस देंगे। ये यंग लेडी उन 2 एम्प्लॉइज को हायर करने का प्लान करती है जो आज सुबह ही हेडक्वार्टर्स से निकले थे। पर क्या वो सच में उसे पूरी कंपनी का 70% देने के लिए रेडी है? इसके बदले में वो अपना सॉलिड 25% रखेगी। पर वो क्लेम करती है कि उसके पास वो स्किल है कि वो अपने शेयर्स की वैल्यू को बिजनेस में मैक्सिमाइज कर सके। अब वक्त है लालच को साइड रखने का और अपने बॉन्ड को और मजबूत करने का। सब कुछ सेटल होने के बाद यंग मैन कॉन्ट्रैक्ट को पेपर पर अपने थंब प्रिंट से सील कर देता है। ये डील ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है और वो यंग वुमेन काफी सेटिस्फाइड स्माइल देती है। दोनों शेक हैंड्स करते हैं और यंग मैन कहता है कि वो अब इस नई डायरेक्टर की गाइडेंस में रहेगा। अचानक वो आर्मर्ड इंस्ट्रक्टर साइड में देखता है किसी चीज से शॉक होकर। वो फॉरेस्ट के बीच एक ब्राइट लाइट चमकती नोटिस करता है और तुरंत हाई अलर्ट मोड पर आ जाता है। मास्टर और वो वुमन भी उस लाइट को देखते हैं हैरान होकर कि ये क्या बल। उसी पल एक भयानक चीख पूरे फॉरेस्ट में गूंजती है जो वहां सबको शॉक कर देती है। वो वॉरियर तभी उस साउंड की तरफ भागता है ये देखने के लिए कि सीन क्या है। वहां उसने सिस्टम एक्टिव ऑटो हंट चलाती उस लड़की को दबोच लिया और उसे पैरों से उल्टा लटका दिया। ये यंग बंदा तो एकदम शॉक हो गया देखकर कि ये बेकरजीन है और पूछा, अबे तू यहाँ क्या गुल खिला रही है? माहौल थोड़ा शांत हुआ तो वो बैठ गया उस लड़की से ढंग से बात करने के लिए। वो पिंक हेड बंदी जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, बालों में पत्ते फंसे हुए। हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसने डायरेक्टर को पहचान कर उसका पीछा किया क्योंकि वो उसकी तगड़ी फैन है। लड़की ने मना किया तो उसके सर पर एक थप्पा पड़ा क्योंकि भाई स्टॉकिंग तो स्टॉकिंग ही होती है। फिर इस यंग हीरो को वहां देखकर वो दूर से उनकी बातों की जासूसी करने लग गई थी। लड़की गुस्से में चिल्लाई, हाँ तूने मुझे पकड़ लिया और सारी गलती मेरी है। पर वो सारा ब्लेम अपने सर लेने को तैयार है। लेकिन उसने उसे दबोचा और पूछा कि वो उस मशहूर हैरिस युगा को कैसे जानता है। लौंडा सोचता है कि अब ये पूरा सीन काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और सवालों से भर गया है। तभी डायरेक्टर को याद आया कि नए अलाइस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल फैमिली क्लॉज भी शामिल है। लड़की चिल्लाए जा रही है कि वो सब कुछ बिना एक पल सोचे एकदम साफ साफ उगल दे। जब देखा कि बात नहीं बन रही तो उसने आह भरी और नौटंकी के लिए आई ड्रॉप्स पेल दिए। फिर उस लड़की ने कहा कि वो सच उगल देगी और पूरा सीन चमचमाते आसमान में बदल गया। उसने रिवील किया कि वो एक जमाने की मशहूर प्लेयर थी और उसने डंजन रिकॉर्ड तोड़ा था। तभी लॉन्डे ने ऐड किया कि वो डायरेक्टर से उसी सेम मैटर की वजह से मिला था। लड़की अब गहरी सोच में पड़ गई और लगता नहीं कि वो उनकी इस स्टोरी पर पूरा यकीन करेगी। उसे याद आया वो एक मोबाइल गेम बहुत ज्यादा घिस रही थी और पूछती है कि क्या ये वही है। फिर वो लौंडा मना कर देता है और बताता है कि वो तो 1 साल से समनर्स पेल रहा है पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। वो उस पर शक तो नहीं करती पर उसकी फर्स्ट स्माइल उसे थोड़ा टेंस कर देती है। मगर उसे याद है जब वो हॉस्पिटल में पड़ा था और पास्ट का वो खतरनाक रिस्क, उसकी फैमिली ने 3 साल तक उसका ख्याल रखा और अब वो उन्हें डेंजर में नहीं डाल सकता। इस माइंडसेट के साथ लॉन्डे ने डिसाइड किया कि उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लड़की सवाल करती है और वो रिक्वेस्ट करता है कि पेरेंट्स को अभी मत बताना। उसके पास अपने सॉलिड रीजंस हैं और वो लड़की मान जाती है। जबकि उसके एलाई हार्ड ग्राइंड कर रहे हैं। ट्रेनिंग काफी ब्रूटल लग रही है और फायर मेज की फट रही है। इंस्ट्रक्टर के खौफ से कांप रहा है वो। अब ये यंग मैन शैडो एल्फ के बारे में इन्फो निकाल रहा है। शैडो एल्फ, और वो लड़की जानना चाहती है कि वो ऐसी क्यों है। तब वो एक्सप्लेन करता है कि बिना उस शैडो वुल्फ के उस एल्फ की कॉम्बैट एफिशिएंसी बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। शॉक्ड होके वो पूछती है, क्या ऐसा कोई समन एक्सेस भी करता है? वो कहता है, फिक्र मत कर, ये एक सॉलिड रैंक भी है। लौंडा फोन पे सर्चिंग शुरू करता है पर उसे वो आइटम मिल ही नहीं रहा जिसे वो ढूंढ रहा है। तभी वो पिंक हेड गर्ल भी हेल्प करने के लिए फोन पर हंटिंग शुरू कर देती है। एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बहन ने अपने प्यारे भाई को चैट के लिए साइड में बुलाया।
वो उसे रैंक भी शैडो वुल्फ दिखाती है जो सेल पर है पूरे 500 मिलियन में। मुस्कुराते हुए वो बोलता है कि बस वेट कर और वो इसे चुटकियों में ले आएगा। लड़की पहले तो एकदम एक्साइटेड हो गई, पर फिर उसे शक होने लगा क्योंकि 500 मिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, रहने दो, मैं खुद पैसे सेव करके इसे खरीद लूंगी। एक किलर कॉन्फिडेंस वाले लुक के साथ वो लौंडा बस होराइजन की तरफ स्मक करते हुए देखने लगा। उसने कहा, रोना मत जब मैं तेरे हाथ में आइटम थमाऊंगा, और लड़की शॉक रह गई। इस एडवेंचर ने ट्रेनिंग सेशन एंड किया और उसकी बहन को फील हुआ कि कुछ तो बहुत अजीब है। लड़की ने उस एल्फ को पकड़ा और नोटिस किया कि वो डरावना क्रिएचर अब पूरी तरह से बदल चुका है। एक हफ्ते बाद हीरो अब प्लेयर जोन में है अपनी नई सपोर्ट टीम के साथ। एम्पली ने स्माइल करके उसे एक वेस्ट पकड़ाई जो वो डेली डंजन्स में पहनेगा। सब ने उसे पहनने में हेल्प की और समझाया कि कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रैटेजी है डंजन क्लियर वीडियोस को एकदम प्रीमियम एस रैंक प्राइस पर बेचना, और ये नया हाईटेक गियर जो उसके पास है ये उसी टास्क के लिए है। ये इक्विपमेंट उसके आसपास की हर एक चीज को पूरे 3D डायमेंशंस और खतरनाक डिटेल के साथ रिकॉर्ड करता है। वो आइटम पहनता है और देखता है कि ये लाइट और फ्लेक्सिबल है, तो फाइट के बीच कोई रुकावट नहीं होगी। पूरी टीम अपने गॉगल्स और इक्विपमेंट के साथ तैयार है ताकि रिकॉर्डिंग जल्दी शुरू हो सके। सबको रेडी देखकर उसे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग तो डंजन रेट से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। एडवेंचरर कहता है कि उसका यहाँ फर्स्ट टाइम है और वो परफेक्ट क्लीन रन की गारंटी नहीं दे सकता। वो लड़की स्माइल करती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो बेस्ट पार्ट्स को एडिट कर देंगे। वो उसे थैंक्स बोलता है और मुड़ता है। रेड पोर्टल के सामने उसके चेहरे पर एक नया किलर स्वैगर था। एक स्माइल के साथ उसने पूछा, क्या वो पहली ही बारी में नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर धज्जियां उड़ा सकता है? डायरेक्टर शॉक रह गई क्योंकि उसने अभी बोला था कि परफेक्शन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। उसने उसे चिल करने को कहा और अपने गेमर डेज की तरह अपने पेस पर खेलने को बोला। फिर वो हीरो फुल कॉन्फिडेंस से उस खूंखार रेड एनर्जी पोर्टल की तरफ बढ़ा। रिकॉर्ड 7 मिनट का है और हीरो मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था वो रिकॉर्ड आसानी से मसल देगा। हीरो अब मंडे डंजन पहुंचता है, एक डार्क स्पॉट जहां जमीन पर हर तरफ तलवारें बिखरी पड़ी थीं। सिस्टम अनाउंस करता है कि सिर्फ यही वो यूनिक जगह है जो ओपी अटैक टाइप रून्स लूट में ग्रांट करती है। क्लियर करने का टाइम ही तुम्हारी ग्लोबल रैंकिंग डिसाइड करेगा। डंजन क्लियर स्पीड ही रैंक सेट करेगी और अटैक रून्स तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं बॉस। ये एक डिफेंस डंजन है जहां नॉर्मली 30 मिनट्स तक होल्ड आउट करना पड़ता है हॉर्ड्स के सामने। इसके साथ स्केलेटन्स की एक भयानक फौज आगे बढ़ती है इस महान एडवेंचरर की तरफ। लेकिन यहाँ वर्ल्ड रैंकिंग का मामला है, इसी वजह से क्लियर टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जगह सिर्फ नाम का डिफेंस डंजन है क्योंकि जैसे ही लिच बॉस की चटनी बनेगी सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी वेस्ट एक्टिवेट की और कंफर्म किया कि रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एकदम मक्खन चल रहा है। वो यंग मैन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ तैयार होता है जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है। स्क्रीन दिखाती है कि प्लेयर टोटल 3 टीम्स कॉन्फ़िगर कर सकता है बैटल्स के लिए। वो लड़का मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने पहले ही पीवीपी और डेली डंजन्स के लिए टीम सेट कर ली है। फिर उसने समन किया कॉम्बैट शेफ को, जिसने इंस्ट्रक्टर और गोरिल्ला को सीधा फ्रंटलाइन पर भेज दिया। तुरंत बाद उसने प्रीस्ट और गोल्डन फेरी को टीम सपोर्ट के लिए समन किया। सिस्टम अलर्ट, अनडेड लीजन आ रही है और वो लड़का जंग के लिए तैयार है। टीम ने अपनी पोजीशंस ले ली और 30 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। अनडेड क्रिएचर्स बड़े अटैक के लिए आगे बढ़े। गोरिल्ला गुस्से में दहाड़ा जब नन्हे स्केलेट्स उस पर कूद पड़े। बिना वक्त गवाए जॉइंट क्रिएचर ने दुश्मन को अपने भारी हाथ से दबोच लिया और एक पावरफुल ब्लो दिया। उसने नन्हे दुश्मन को अपनी पूरी ताकत से कुचल दिया। दुश्मन के परखच्चे जमीन पर बिखरे हैं और हीरो कहता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। हीरो ने हाथ से इशारा दिया और अपनी टीम को आगे भेज दिया डंजन के अगले एस रैंक चैलेंज की तरफ। वो महान लिच अपनी स्केलेटन्स की आर्मी के ऊपर फ्लोट कर रहा है अपनी डार्क ओरा के साथ। हीरो की टीम इस चैलेंज को फेस कर रही है। वो यंग बंदा बोला कि पहले उन्हें अपनी पोजीशन सेट करनी होगी और इंस्ट्रक्टर उसे हैरानी से देखता रह गया। वॉरियर प्लान समझ गया है और बोला कि वो लोग किसी ऊंची और सेफ जगह मूव करेंगे। वो भागे और मास्टर ने सोचा कि उसके एलाई ने रिकॉर्डिंग की वजह से खुद को होल्ड बैक किया था। वक्त निकल रहा है और ये लड़का ग्रैंड प्लान के अगले फेज के लिए रेडी हो रहा है। एक फोकस्ड लुक के साथ उसने कैलकुलेट किया कि 2 मिनट लगे उन्हें यहां पहुंचने में। सफ़ेद कपड़ों वाला प्रीस्ट उन स्केलेटन्स के साथ डील कर रहा था जो ग्रुप को फॉलो कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर भी तुरंत एक्शन में आता है और अपनी स्वॉर्ड से दुश्मन को डिस्ट्रॉय करता है। उस जॉइंट गोरिल्ला ने मॉन्सर का स्कल क्रश कर दिया अपने मजबूत हाथों से। कॉम्बैट शेफ ने भी फाइट ज्वाइन की और स्केलेटन्स पर फुल एजिलिटी के साथ अटैक किया। प्रोटैगोनिस्ट खुश है क्योंकि उसके एलाई बैटल में काफ़ी ओपी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर वो लड़का उस महान लिच का सामना करता है जो हिल के टॉप पर उनका वेट कर रहा था। वो कॉम्बैट शेफ को ऑर्डर देता है कि मेन अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाए।
इस समन की रेंज काफ़ी लॉन्ग और प्रिसिजन सॉलिड है, पर इसका डैमेज पहले बहुत लो हुआ करता था। पास्ट में प्लेयर्स ने कंप्लेन किया था कि ये एक कमज़ोर मछली तक नहीं पकड़ सकता, पर इस लो लेवल डंजन में ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि लिच की एचपी काफ़ी कम है। ये यंग बंदा शूटर को मना करता है कि अभी फायर मत करो क्योंकि उसे थोड़ा प्रेप टाइम चाहिए। उसके बाद वो प्रीस्ट को अपने अलाई पर शाइन और ब्लेसिंग स्पेल्स कास्ट करने को बोलता है। इसी के साथ शेफ का वेपन एक गोल्डन और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी से चमकने लगता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये ब्लेस अटैक्स के खिलाफ लिच की डार्क शील्ड को हटा देती है। जब दुश्मन का डिफेंस पूरी तरह टूट गया तो यंग बंदा बोला, अब स्ट्राइक करने का सही टाइम है। वो उन्हें ओपन फायर का ऑर्डर देता है और शेफ अपनी स्नाइपर राइफल से उस बड़े बॉस पे निशाना लगाता है। इंस्ट्रक्टर भी अपनी पूरी ताकत और फुल पावर के साथ अटैक की तैयारी कर लेता है। वह गोरिल्ला दुश्मनों की तरफ लपकता है जबकि वॉरियर जमीन पर जंग लड़ रहा होता है। ये क्रिएचर एक भयानक इम्पैक्ट के साथ लैंड करता है, वहां ढेर सारे स्केलेटन्स को तबाह करते हुए। वो दुश्मनों के बीच खड़ा होता है एक और भयानक बैटल जारी रखने के लिए, पर तभी उस क्रिएचर पर स्केलेटन्स के कई सारे मैजिकल अटैक्स आकर लगते हैं। फिर फेरी और प्रीस्ट अपनी हीलिंग स्पेल्स यूज करते हैं ताकि अपने इंजर्ड अलाई को रिकवर कर सकें। दोनों हीलर्स का पूरा फोकस फ्रंट लाइन को मजबूती से खड़ा रखने पर है। इसी बीच कॉम्बैट शेफ अपनी वेपन रिलोड करता है अटैक्स जारी रखने के लिए। वो लड़का एक ठंडी आ भरता है स्ट्रैटेजी के रिजल्ट से थोड़ा डिसपॉइंटेड होकर। उसे शूटर का डैमेज थोड़ा कम लगता है और लिच को इन शॉट से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मगर बॉस की एचपी धीरे धीरे गिर रही है इन कॉन्टिन्यूअस अटैक्स की वजह से। लिच भी इन कमज़ोर मगर कॉन्स्टेंट अटैक से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगा है। वो मास्टर सोच रहा है कि नॉर्मली इसमें बहुत लंबा टाइम लगता इन वीक रून्स की वजह से। गोरिल्ला हील हो चुका है और उस यंग लड़के को समझ आ गया कि शेफ्स को इतना इनफिशिएंट क्यों माना जाता है। अचानक उनमें से एक स्केलेटन उस बड़े क्रिएचर की पीठ पर कूदने में कामयाब होता है, पर गोरिल्ला उस दुश्मन को अपने हाथ से दबोच लेता है इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। एक स्केलेटन चीखते हुए हीरोज के बड़े ग्रुप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन दुश्मनों का सामना बिल्कुल शांत और फुल कॉन्फिडेंस वाली विक्ट्री लुक के साथ करता है। वो कहता है कि ये इनफिशिएंसी सिर्फ ऑर्डिनरी प्लेयर्स पर अप्लाई होती है और वो रेडी हो जाता है। एक स्केलेटन उस लड़के पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इंस्ट्रक्टर अपनी तलवार से उस ब्लो को डिफेंड करता है। यंग हीरो बताता है कि उसके पास उसका बेस्ट वॉरियर है जो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा और सही रून्स के साथ पोटेंशियल अनलॉक करेगा। शेफ अब अपना लीथल शॉट तैयार करता है। एक सिंगल पावरफुल ब्लू एनर्जी शॉट सीधा उस महाशक्तिशाली डंजन बॉस की तरफ फायर होता है। लिच को वो अटैक एकदम बीचों बीच लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है पूरी तरह से डिफीटेड। बॉस के ढेर होते ही उसकी बची कुची स्केलेटन आर्मी हार मानते हुए घुटनों पर बैठ जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन का बॉस पेल दिया गया है और डंजन सिर्फ 4 मिनट में क्लियर हो गया। इसी के साथ उसने साउथ कोरियन रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया और एक ओपी स्पेशल अचीवमेंट अनलॉक कर ली। डायरेक्टर की टीम स्कोरबोर्ड देख के दंग रह जाती है। उन्हें लगता है कि टाइम अटैक रिकॉर्ड के लिए ये बहुत जल्दी है। वो लड़की कहती है कि अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और वो उसे तब भी सपोर्ट करती अगर वो ये रिकॉर्ड तोड़ने में फेल भी हो जाता। तभी उन एम्प्लॉइज में से एक मान तो गया, पर आउटकम को लेकर थोड़ा वरीड है। वो पूछता है, क्या ये लौंडा सच में सारे डेली रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है जैसा उसने प्रॉमिस किया था? एम्प्लॉई को याद आया कि उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो बाकी डंजन्स क्लियर कैसे करेगा। उसे डर है कि ये ब्लफ ना हो क्योंकि फील्ड में बहुत सारे वेटरन प्लेयर्स और हायर रैंकर्स मौजूद हैं। डायरेक्टर उसकी चिंता नोटिस करती है और पूछती है, क्या उसे फेलियर से डर लग रहा है? वो यंग प्लेयर इस सवाल से थोड़ा चौंक गया, पर अपनी पूरी नर्वसनेस नहीं छुपा पाया। तभी वो वुमन कहती है कि ये एक बिजनेस है और उसने इसे अपने खुद के पैसों से स्टार्ट किया है। वो उन्हें अश्योर करती है कि अगर चीज़ें गलत भी गईं तो वो उन दोनों के करियर का ध्यान रखेगी जिन्होंने उस पर ट्रस्ट किया। एम्प्लॉइज़ को वो एक एस रैंक एंजल जैसी लगती है और उन्हें महसूस होता है कि ये उनका लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट या कोई बड़ा जैकपॉट होने वाला है, एक सच्ची ड्रीम जॉब। इसके साथ ही दोनों ने गले लगकर पैक किया और प्रॉमिस किया कि वो अपनी पूरी लाइफ इस नई कंपनी यूबक के लिए डेडिकेट कर देंगे। डायरेक्टर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसके पास वो हिडन पावर है जो ये सब सच कर सकती है। वो उस यंग हंटर और उसकी फेरी को याद करती है और फील करती है कि वो बंदा कुछ बहुत ओपी हाइड कर रहा है जो कि नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग है। फ्लैशबैक में वो उस यंग लड़के का इनसेन कॉन्फिडेंस याद करती है जब उसने रिकॉर्ड के बारे में पूछा था। वो सोचती है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये डंजन उसके लिए कोई बच्चों का खेल हो। अचानक एक एम्प्लॉय जोर से चिल्लाता है कि डंजन का ग्लोबल रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। एक बंदा पूछता है, कौन सा रिकॉर्ड? पैनल पर मंडे डंजन का स्टैट शो होता है। कंट्रोल रूम में एक ऑपरेटर पूरे 3 मिनट के टाइम रिडक्शन से शॉक हो गया है। सिस्टम शो करता है कि नया रिकॉर्ड होल्डर हमारा यंग एडवेंचरर जिनवू है। रूम में बैठे बंदे इस तगड़े फीट से दंग हैं और सबकी नज़रें बिग स्क्रीन की नई रैंकिंग्स पर टिकी हैं।
डायरेक्टर की टीम को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने फर्स्ट ट्राई में ही फोड़ दिया। वो लड़की थोड़ा कांप रही है और अपने हाथ को देखकर फील कर रही है कि यही सही गेम चेंजिंग मोमेंट है। फिर वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ मुट्ठी बांध लेती है। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ वो सोचती है कि कम से कम मॉडरेट सक्सेस तो पक्का है बॉस। अगर सब कुछ सेट रहा तो उसे पता है ये नया वेंचर एक एब्सोल्यूट सक्सेस बन जाएगा। वो यंग हीरो और उसके एलाइज नए कंकर डंजन के होराइजन की तरफ देखते हैं। मिशन डन होने पर एक खतरनाक एनर्जी पोर्टल एग्जिट के लिए ओपन हो गया है। ये बंदा स्माइल करता है और बोलता है एक लास्ट टास्क खत्म करना बाकी है इस एरिया से निकलने से पहले। तभी वो अपनी स्पेशल जैकेट का एक रेड बटन दबा देता है। वो कहता है कि अब टाइम आ गया है अपने कंपेनियंस को असली ग्राइंडर में डालने का। तभी सिस्टम पूछता है कि क्या वो करंट टीम के साथ ऑटोमेटिक बैटल मोड स्टार्ट करना चाहता है। जब तक लूप एक्टिव रहेगा सारे हैवी रिवॉर्ड्स अपने आप एक्यूमुलेट होते रहेंगे। फिर वो उस ओपी इंस्ट्रक्टर को वापस अपनी समन इन्वेंट्री में भेज देता है। एक ग्रीन लाइट चमकती है और एक्स रैंक की विंड फेरी सक्सेसफुली समन होकर फील्ड पर आ जाती है। वो उस छोटू क्रिएचर से कहता है कि वो मंडे डंजन की फार्मिंग अब उसके भरोसे छोड़ रहा है। यंग हंटर एक्सप्लेन करता है कि अब मास्टर को बाकी सबको हार्ड ट्रेनिंग देनी होगी। फेरी ये आइडिया सुन के पहले तो मुस्कुराई, पर तभी उसे एक पुरानी याद आती है जहां वो इंस्ट्रक्टर की इंटेंस ट्रेनिंग के आगे बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी। इधर मेज और एल्फ की भी हालत टाइट हो रही है कॉम्बैट मास्टर के खतरनाक ट्रेनिंग मेथड्स की वजह से। एक पुरानी मेमोरी में एक जाइंट हाथ ने उस नन्ही फेरी को कसके पकड़ा हुआ है। वो नन्ही क्रिएचर गिड़गिड़ाती है कि उससे बस लूप करवा लो, और अपना हीरो उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेता है। इसी के साथ वो बाकी के डंजन्स को क्लियर करने और वहां से सारे रिवॉर्ड्स लूटने का डिसीजन लेता है। जब उसके बाकी एलाइज ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं वो अपने लिए एक परफेक्ट ग्राइंडिंग रूटीन सेट करता है। हमारा एमसी एक और पोर्टल में एंटर करता है और फेरी अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर पैनिक करने लगती है। दूसरी साइड पहुंचते ही वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी डायरेक्टर उसका स्वागत एक अजीब सी वाइब के साथ करता है। एक स्माइल के साथ दो एम्प्लॉइज रिस्पेक्ट से झुकते हैं। वो यंग एडवेंचरर उन्हें अपनी जैकेट थमा देता है और इन्फॉर्म करता है कि सारी रिकॉर्डिंग इसी के अंदर है। वो दोनों उसे दिल से थैंक यू बोलते हैं और लेडी पूछती है कि क्या उसे और कुछ चाहिए। वो महिला उसे फुल अश्योरेंस देती है कि फुटेज मीडिया में लीक नहीं होगी ताकि वो चिल करे। पर वो यंग बंदा कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं अगर रिकॉर्ड पब्लिक हो जाए, जिससे लेडी एकदम शॉक हो गई। बदले में वो उनसे अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन पर फोकस करने को कहता है क्योंकि देश काफ़ी डेंजरस है। वो बोलता है कि जब कंपनी उसे मैनेज करती है तो उन्हें टॉप क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। डायरेक्टर फौरन मान जाती है और कहती है कि वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस यूज़ करेगी उन्हें सेफ रखने के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो नन्ही सी फेरी, वो जाइंट गोरिल्ला उसे उसकी मर्जी के खिलाफ घसीट रहा है। फेरी की तो शामत आ गई है। फिर नए सीन में एक खतरनाक कोमोडो ड्रैगन एक जाइंट स्लाइम क्रिएचर को चट कर जाता है। इस ट्यूसडे के डंजन में टोटल क्लियर टाइम सिर्फ 3 मिनट और 10 सेकेंड्स था। वो सोचता है कि उसने तो कोमोडो को सिर्फ दिखावे की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया और ये अभी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह लौंडा बोलता है कि अगर रून्स और बफ्स मिल जाएं तो रिकॉर्ड ब्रेक करना उसके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल होगा। एक टेढ़ी स्माइल के साथ लड़के ने अपने जैकेट का रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑफ कर दिया। वो और उसका लिजर्ड पोर्टल की तरफ निकल पड़े और बोला, चलो ट्यूसडे का किस्सा खत्म। वेडनेसडे का डंजन एक आइसी और ठंडी जगह है जहां से डिफेंस रून्स मिल सकते हैं। हमारा हीरो बर्फ पर कदम रखता है और उसकी पूरी बॉडी में एक कांपने वाली ठंड फील होती है। वो ठंड के मारे थर-थर कांपने लगा और चिल्लाया कि उसकी मूवमेंट स्पीड तो बिल्कुल घटिया हो गई है। वो लौंडा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और बोला कि इस बर्फ में वो कुल्फी बन रहा है। फिर उसने एक फ्रॉस्ट कैट और विंड फैल्कन को समन किया हेल्प के लिए। एक टाइटेनियम गोलम और एक हॉर्न फेरी को भी इस बैटल के लिए समन किया गया। उसने ईएक्स रैंक की ड्रैकोनिक सॉर्सरिच को बुलाया अपनी आइस टीम कंप्लीट करने के लिए। फ्रॉस्ट कैट दहाड़ी और उसने सोचा कि रेजिस्टेंस वाले समन्स ही असलियत में ज़रूरी हैं। एलाइज रेडी हैं? भले ही वो ठंड से कांप रहा हो, पर प्लान एकदम सॉलिड लग रहा है। फिर उसने दूर होराइजन पर देखा जहां से कुछ आइस क्रिएचर्स पास आ रहे थे। एक बर्फीला मॉन्स्टर गुस्से में हीरोज के ग्रुप की तरफ चार्ज कर रहा है, पर बिना डरे यंग हीरो ने टाइटेनियम गोलम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। उसने कमांड दी कि वो अपनी शील्ड एम्पलीफाई करे ताकि पूरी टीम को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगले ही पल उसने विंड फैल्कन को अपना स्पीड, बफ सब पर यूज करने को कहा। इसके साथ ही वो परिंदा गोलम के शोल्डर पर लैंड हुआ और उसे एजिलिटी की ब्लेसिंग दे दी। फिर पूरी टीम उस स्टोन क्रिएचर के बड़े से हाथ पर चढ़ गई और फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो गई। स्पीड बफ के साथ गोलम किसी बुलेट ट्रेन की तरह डंजन की बर्फ को चीरते हुए निकल गया। स्पीड इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि वो यंग मैन और सोर्सरेज को झटकों की वजह से गंदा वाला मोशन सिकनेस होने लगा। उसने अपना मुंह दबाया और सोचा कि ये सब एक्साइटिंग तो है, पर इसे देखकर उसका सर घूम रहा है।
उस स्टोन जाइंट से चिपके हुए वो लोग आगे बढ़े। डंजन क्लियर करना सिर्फ उनके बस की बात है जो इस खतरनाक राइड को झेल सकें। ये बर्फ के मॉन्स्टर्स पीछे तो पड़े हैं, पर हमारे ग्रुप को पकड़ना इनके बस की बात नहीं। ये टाइटेनियम गोलम बर्फ पर ऐसे स्मूथली ग्लाइड कर रहा है कि सारे दुश्मनों को मिनटों में पीछे छोड़ दिया बड़े आराम से। वो लड़का स्माइल करता है क्योंकि जीत अब बस मुट्ठी में है, क्योंकि उसका टाइटेनियम गोलम एक परफेक्ट ओपी टैंक है और उसे कभी निराश नहीं करता। पर अभी तो ट्विस्ट बाकी है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसका स्टोन एलाई एक ऊंची क्लिफ के पास पहुंचता है, एक पावरफुल पंच के साथ वो क्रचर बर्फ और पत्थर की दीवार में एक बड़ा सा छेद कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हम शॉर्टकट रूट लेकर काफी टाइम बचा सकते हैं, जहां से सिर्फ गोलम ही निकल सकता है। क्लिफ के टॉप पर पहुंचते ही वो फायर सोर्सरर्स को ऑर्डर देता है कि फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। वो लाल बालों वाली लड़की थोड़ी सी नर्वस लग रही है, नर्वस है पर एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी। वो स्टोन क्रिएचर टीम को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, सीधा बिग बॉस की तरफ। एकदम स्विफ्ट मोशन के साथ गोलम ने पूरी टीम को हवा में हर्ल कर दिया, किसी प्रोजेक्टाइल की तरह। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि बॉस अपीयर हो चुका है और ग्रुप अब स्नो मॉन्स्टर्स के किंग के सामने है। वो जाइंट क्रिएचर गुस्से में दहाड़ता है, अपनी पूरी बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी ओरा रिलीज करते हुए। तब वो लड़का जोर से चिल्लाता है कि हॉर्न फेरी अपनी एबिलिटीज के साथ एक्शन में उतरे। वो छोटी सी फेरी मॉन्स्टर के ऊपर फ्लोट करके उसे ट्रैप कर लेती है जाइंट आइस स्पाइक्स के साथ। अब जब दुश्मन इमोबिलाइज हो गया है, वो सोर्सरर्स को ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी फायर पावर से अटैक करे। मेज फ्लेम्स की एक पावरफुल वेव अनलीश करती है उस ट्रैप्ड मॉन्स्टर की तरफ। उसका फायर ड्रैगन अटैक तेजी से आगे बढ़ता है, सब जलाते हुए। जो भी रास्ते में आया सब तबाह। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि बॉस की बैंड बच चुकी है और एरिया सिर्फ 4 मिनट में क्लियर कर दिया गया। ये यंग बंदा इस विक्ट्री का जश्न मना रहा है जब उसके साथी इस महायुद्ध के बाद इकट्ठे हुए। नया पर्सनल रिकॉर्ड बनाकर वो खुश तो है, पर अभी भी उसे थोड़ा चक्कर जैसा फील हो रहा है। असल में ये कोई मामूली मोशन सिकनेस नहीं, बल्कि असली टाइटेनियम गोलम सिकनेस निकली। नए रिकॉर्ड की खबर आग की तरह फैल गई और सब हैरान हैं, ये जिन्वू आखिर है कौन? सड़कों पर हर कोई इस मिस्टीरियस रिकॉर्ड होल्डर के ही चर्चे कर रहा है। एक लेडी ने नाम पहचान लिया और कहा, ये वही बंदा है जिसने ट्यूसडे को भी डंजन क्लियर किया था। इसी के साथ पूरे साउथ कोरिया की नज़रें इस यंग एडवेंचरर पर आकर टिक गई हैं। लोगों को याद आया कि उसने एक और प्लेयर का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है और वो सब के सब अब पूरी तरह दंग हैं। सब दंग रह गए। एक कैफे में 2 बंदे शॉक हो गए अपने फोन्स पर नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की न्यूज़ पढ़कर। उनमें से एक बंदा न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि प्लेयर जिन्वू किसी धूमकेतु की तरह अचानक प्रकट हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि मंडे के डंजन का रिकॉर्ड इस रूकी ने तोड़ दिया है। इसके ऊपर से भाई ने तो ट्यूसडे का रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा और वेडनेसडे के रिकॉर्ड्स भी इसी यंग मैन के हाथों चकनाचूर करवा दिए गए हैं। अब हर कोई सोच रहा है कि क्या वो थर्सडे के डंजन को भी फतेह कर पाएगा। अपने ऑफिस में डायरेक्टर वो नाम पहचान लेता है और उसे याद आता है कि कांग्रेसमैन पार्क ने उसका जिक्र किया था। ये वही लौंडा था जिसे इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज में समन्स चाहिए थे और जिसके लिए उसके राइवल ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उस वक्त राइवल ने कहा था कि बिना इन्फो लिए उसे कुछ भी देना नहीं चाहिए था, पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी। पर अब उस बुढ़े को रियलाइज हो रहा है कि उस लौंडे की दी हुई इन्फो एकदम 100% सॉलिड और सच थी। रिग्रेट की एक गहरी सांस के साथ वो बंदा अब अपने गलत डिसीजन से काफी निराश लग रहा है। वो उस पुरानी बहस को याद करता है और ये भी कि उसके राइवल की बात में काफी दम था। पर असली मैटर तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स ही करते हैं। डायरेक्टर सेलिब्रेट कर रहा है अपनी पोल्स में हाई पॉपुलैरिटी को, क्योंकि एंड में आउटकम एकदम ओपी आया है। वो सोच रहा है कि अगर उसने उस यंग लड़के को सपोर्ट किया होता तो शायद उसे जनता से और भी ज्यादा खतरनाक वोट्स मिलते और उसका लेवल अप हो जाता। वो कहता है कि उसकी राइवल ने अपना पुराना जलवा खो दिया है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से गंवा दी। फिर वो बंदा अपने सेक्रेटरी को कॉल करके एक नया और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर थमा देता है। वो एम्प्लॉय को बोलता है, उस प्लेयर जिन्वू से फिर कांटेक्ट करो। एम्प्लॉय एकदम शॉक है। बॉस कहता है कि उन्हें लगा वो फेक था, पर अब उन्हें उसे हर हाल में वापस लाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है उस दूसरे पॉलिटिशियन पर जिसके होश उड़ गए जब उसने ये ताज़ा न्यूज़ सुनी। ये मंडे और वेडनेसडे वाले डंजन्स ही टॉप टियर प्लेयर्स को ओपी रून्स देते हैं। वहीं जो डंजन ट्यूसडे को खुलता है वो इक्विपमेंट अपग्रेड के लिए अब्रेसिव्स प्रोवाइड करता है। इसी के साथ सीन मूव करता है हमारे प्रो हीरो के अगले मेगा चैलेंज की तरफ। वो और उसका इंस्ट्रक्टर एक पथरीले रेगिस्तान में नए डंजन के लिए एंटर करते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि थर्सडे डंजन में स्किल बुक्स रिवॉर्ड में मिलेंगी। हालांकि इन बुक्स में प्लेयर के समन्स के लिए यूनिक स्किल्स नहीं है, फिर भी ये लूट वर्थ हिट है क्योंकि ये बाकी कमाल की यूजफुल स्किल्स देते हैं। इनकी बदौलत अब उन्हें संडे डंजन जाकर बुक्स लेने की टेंशन नहीं। बुक्स के लिए थर्सडे काफ़ी ईजी है
और ये तो उनके लिए एक वार्म अप के लायक भी नहीं है। इस वजह से वो बोरिंग ग्राइंड रिपीट नहीं करते और अब संडे को मस्त रेस्ट करते हैं। पर ये इजी थर्सडे डंजन कई सारे फ्लैशिंग डेंजर वार्निंग्स के साथ शुरू होता है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट पोर्टल के अंदर स्टेप इन करता है, एक ओपी बॉस मॉन्स्टर स्पॉट पर ही प्रकट हो जाता है। इस डंजन बॉस की डिफेंस कैपेबिलिटी अब्सर्डली हाई और एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल है। इस वजह से स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी तो यही है कि जाइंट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए वुल्फ्स यूज करें। पर यंग हीरो एक स्मर्क देता है, क्योंकि दुश्मन को ढेर करने के लिए उसके पास एक प्रो प्लान है। फिर वो इस महायुद्ध के लिए अपनी पूरी एलीट टीम को समन कर लेता है। बस अब खेल शुरू होने वाला है। इसी के साथ उसका टाइटेनियम गोलम आगे बढ़कर एकदम तगड़ा और पावरफुल पंच दुश्मन के लिए रेडी करता है। ये पत्थर का क्रचर अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करके मॉन्स्टर के डिफेंस के चिथड़े उड़ा देता है। तब इंस्ट्रक्टर बोलता है, डिफेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अटैक डैमेज एकदम एक्सट्रीम लेवल का हो तो। वो स्माइल के साथ सोचता है कि ऐसी वीडियो को गाइड बोलकर तो बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता। ये तो वैसा ही होगा जैसे कोई रेसिपी बोले कि फ्रिज से कुछ EX रैंक समन्स निकाल लो। इसी के साथ वो लड़का डिसाइड करता है कि वो लोगों को बस वुल्फ और एक स्ट्रांग टीम यूज करने को बोलेगा। पर उसे लगता है कि एक असली ट्रिक है और सारा राज उसके टाइटेनियम गोलम में छुपा है। स्ट्रैटेजी ये है कि अर्थ गोलम के सर पर जो वीक स्पॉट है, सीधा वहीं वार करना है। इसीलिए वो अपने टाइटेनियम गोलम को यूज करके बॉस के वीक स्पॉट तक पहुंचता है। फेरी और फैल्कन भी इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में सपोर्ट देने के लिए फुल रेडी हैं। वो एडवेंचरर फिर इशारा करते हुए ड्रैगन और इंस्ट्रक्टर को अटैक का ऑर्डर देता है। वो चिल्लाकर अपने सारे एलाइज को बोलता है, सीधा दुश्मन के हेड पे एम करो। स्टोन गोलम एक सुपर पावरफुल पंच मारता है और इंस्ट्रक्टर अपनी स्वर्ड से फॉलोअप करता है। उनका कंबाइंड अटैक मॉन्स्टर के डिफेंस को चीर देता है और वो स्टन हो जाता है। वॉरियर जमीन पर लैंड करता है, जबकि अर्थ गोलम उस हैवी ब्लो से दर्द में चीख उठता है। वो क्रचर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा है और मास्टर अगले अटैक की तैयारी शुरू करता है। फायर सोर्सरेस अपनी पूरी एनर्जी कंसंट्रेट करके फाइनल लीथल ब्लो के लिए रेडी हो जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही ग्लो है। उसने अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर एक साथ अनलीश कर दी है। एक झटके में आग का एक मैसिव ड्रैगन उस कमजोर मॉन्स्टर की तरफ तेजी से लपका। वो क्रिएचर पूरा आग की लपटों में घिर गया और उसका शरीर भयंकर तरीके से जलने लगा है। अर्थ मॉन्स्टर पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हो गया इस मेज के डेवस्टेटिंग अटैक से। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि बॉस अब एलिमिनेट हो चुका है और क्लियर टाइम है 5 मिनट और 10 सेकेंड्स। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ उस यंग लड़के ने कहा, हमने कोरियन रिकॉर्ड से पूरा 1 मिनट कम कर दिया है। उसने अपने वॉरियर को देखा और सोचा कि इंस्ट्रक्टर डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर ये यंग मैन अपने मास्टर को एज ए यूनिट इस टारगेट डंजन में यूज करने का कोई प्लान नहीं रखता। एक थॉटफुल लुक के साथ वो बोला, बस एक वेल ट्रेंड ड्रैगन ही काफी है। मेज प्राउडली स्माइल करती है, ये जानते हुए कि हाई लेवल डंजन्स तो अब एकदम पीस ऑफ केक होंगे। वो लौंडा उस बंदी की तारीफ करता है और बोलता है कि डंजन क्लियर टाइम अब बस कुछ ही सेकंड्स का रह जाएगा। इंस्ट्रक्टर अपने शोल्डर पर बैठी नन्ही फेरी के साथ गेम के रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड लग रहा है। फिर वो कहता है, अब आज के अगले डंजन की रेड पर निकलने का वक्त है। हीरो ब्लू पोर्टल की तरफ निकल ही रहा होता है कि एक बंदा उससे बात करने के लिए उसे टोकता है। वो पीछे मुड़ता है और वो आदमी पूछता है, क्या आप लेजेंडरी प्लेयर जिनवू हैं? आइडेंटिटी कंफर्म होते ही सूट वाले 2 बंदे फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन पेश करते हैं। वो बताते हैं कि वो डायरेक्टर्स ऑफिस से आए हैं और हीरो को अपना कार्ड पकड़ाते हैं। वो कार्ड ले लेता है और वो लोग इस सडन अप्रोच के लिए माफी मांगते हैं। हीरो ने पूछा, अब क्या चाहिए उन्हें, जब सब कुछ पहले ही सेटल हो चुका था। उनमें से एक ने समझाया कि उन्होंने उसके पिछले प्रपोजल को फिर से रिव्यू किया है। वो बोले कि अब जब उसने ओपी रिजल्ट्स दिखा दिए हैं तो वो इस पर फिर से कंसीडर कर रहे हैं। मगर यंग मैन ने एक स्माइल दी और बोला, भूल जाओ अब इसे, क्योंकि अब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा। दोनों बंदे उसके रिस्पॉन्स से शॉक हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। यंग मैन ने उनके रिजल्ट्स रिव्यू का मजाक उड़ाया और उस डायरेक्टर के बारे में सोचा जिसने उस पर पूरा भरोसा किया था। वो औरत तो एक एंजल है जिसने बिना पल के झपकाए 1,300,000,000 दे दिए। उनकी एटीट्यूड से वो काफी ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि ये उसकी नई डायरेक्टर से एकदम अपोजिट थे। उनमें से एक एम्प्लॉय ने कुछ बोलना शुरू किया, पर यंग हीरो ने तुरंत उसे कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। उसने एक साइड इशारा किया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि उसने हाल ही में एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, एक दूसरी कंपनी के साथ। एक किलर स्माइल के साथ वो कहता है, गुड बाय। वो बंदे उस एजेंसी का नाम सुनकर पूरी तरह डेज्ड रह गए। उनमें से एक ने तुरंत अपने सीनियर से पूछा, ये यूबाक एजेंसी आखिर है क्या चीज? पर सीनियर को भी घंटा कुछ नहीं पता था। वो सोचने लगा कि क्या ये वही UI है जो उस फेमस डियॉन ग्रुप से लिंक्ड है।
टेंशन वाली लुक के साथ उसने अपने कलीग से कहा कि उन्हें इस मैटर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसे फील हो रहा था कि उसने एक मैसिव लेवल की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, बस एक गलत डिसीजन की वजह से। ठीक उसी मोमेंट पर उस यंग हीरो को अपने पुराने बॉस से कुछ अजीब और सस्पिशियस मैसेजेस रिसीव होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही ग्रैंड और बड़ी बिल्डिंग की तरफ जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, और हीरो रूफटॉप पर खड़ा है, अकेला, पूरे शहर को स्कैन करते हुए, और लगता है एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रहा है। वो स्माइल करके कहता है कि ये जगह उसके मास्टर प्लान के लिए एकदम सही रहेगी। फ्राइडे का डंजन क्लियर करने के लिए प्लेयर को पर्सनली वहां ग्राइंड करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि अब स्किल्स लेवल अप करने का वक्त आ चुका है। तभी एक बी रैंक स्काई वेवर समन होता है ताकि यंग मैन की ट्रेनिंग में मदद कर सके। फुल फोकस के साथ वो इस बीस्ट के साथ अपनी पहली फ्लाइंग लेसन की तैयारी करता है। उसे लगता है कि शील्ड की बदौलत वो नीचे नहीं गिरेगा, पर हाइट अभी भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। यंग मैन अपने नए विंग्ड साथी को पास बुलाता है और ड्रैगन तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। बड़ी होशियारी से यंग मैन ऊपर बढ़ता है, क्रचर के सर को बड़े प्यार से थपथपाता है। वो पूछता है, ड्रैगन रेडी है क्या, और उसकी पीठ पर माउंट होने की तैयारी करता है। इसके साथ वो ईस्ट सी की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कोई सेफ लोकेशन मिल सके। अचानक वो अपनी आंखें खोलता है, आसमान में उड़ने की इस सेंसेशन से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर। ऊपर से शहर का व्यू देखकर वो दंग रह गया, और फ्लाइट का एड्रेनलिन तो एकदम नेक्स्ट लेवल था। एक एक्साइटेड स्माइल के साथ उस यंग लड़के को रियलाइज होता है कि ये तो उम्मीद से ज़्यादा फन है। अब वो पूरा पंप अप हो चुका है और ड्रैगन को डेस्टिनेशन की तरफ फुल थ्रॉटल जाने को बोलता है। वो लोग यांग यांग के कोस्ट पर पहुंचते हैं और एक सुनसान, आइसोलेटेड बीच पर लैंड करते हैं। उसके सारे एलाइज वहां पहले से ही मौजूद हैं और इंस्ट्रक्टर मास्टर की क्विक अडेप्टेशन की तारीफ करता है। वो यंग मैन इस वजह से थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोलते हुए वो अपने कंपेनियन का शुक्रिया अदा करता है। मेज को याद आता है कि जब उन्होंने वाइवर्न्स राइड करना सीखा था तब वो एक नाइटमेयर जैसा था। मास्टर तो सच में एकदम ओपी हैं। मेज तो एडमिरेशन में शर्म से लाल हो गई। वो ऑकवर्ड होकर उसे थैंक्स बोलता है, जबकि इंस्ट्रक्टर को मिल रही अटेंशन से थोड़ी जलन हो रही है। खैर, यंग मैन कहता है कि अगला ट्रेनिंग अब स्काई डॉल्फिन के साथ होने वाला है। वॉरियर ने कन्फर्म किया और लड़के ने कहा कि उनसे सीखना ही प्रोग्रेस करने का फास्टेस्ट तरीका है। इसके साथ ही दोनों फुल एक्साइट हो गए और बोले कि वे मास्टर को बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए अपनी जान लगा देंगे। कुछ दिनों बाद यंग मैन फ्राइडे के डंजन पोर्टल के एकदम सामने खड़ा है। एक किलर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो नए चैलेंज के लिए तैयार हो रहा है। ये वही स्पेशल डंजन है जहां स्पेशल रून्स मिलते हैं और जो गॉड ऑफ अटैक की असली जगह है। वो अपने विंड फैल्कन को समन करता है और उस क्रिएचर से स्पीड बफ मांगता है। वो बर्ड एक ब्लूइश ओरा रिलीज करती है और अपने मास्टर को बूस्ट करती है। वो लोडिंग लाइन पे पोजीशन लेता है। काउंटडाउन खत्म और वो लौंडा हाई स्पीड पर निकल पड़ता है इस खतरनाक ऑब्स्टकल कोर्स के बीच से। फैल्कन के बफ के साथ वो हवा से भी तेज भागता है। रास्ते में आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को प्रो लेवल पर डॉज करता है। ट्रैक पे एक भयंकर पंच के साथ वो उन ऑब्स्टकल्स को तबाह कर देता है जो अचानक सामने आते हैं। वो सोचता है कि अब जब वो खुद ये मिशन कर रहा है तब जाके उसे असली फीलिंग समझ आ रही है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, ये तो गेम कंट्रोलर यूज करने से कई गुना ज़्यादा थ्रिलिंग है। अब वो कहता है कि वक्त है डंजन के पहले सीक्रेट रूम में एंटर करने का। नॉर्मल रास्ता तो पानी पार करके सीधा आगे निकल जाने का था, पर हमारे यंग हीरो का प्लान अलग है और वो विशाल समुद्र की तरफ छलांग लगा देता है। अचानक वो अपनी सी रैंक स्काई डॉल्फिन को समन करता है ताकि वो उसे क्रॉस करने में मदद करे। तैयारी के साथ डॉल्फिन को एक टाइट झप्पी देकर वो समुद्र की गहराइयों में डाइव मारता है। ऐसा करके वो सरफेस के सारे ऑब्स्टकल्स को बाईपास कर देता है। फिर वो लौंडा पानी से निकलता है और वाइवर्न को रेस के फाइनल फेस के लिए समन करता है। डॉल्फिन उसे हवा में लॉन्च करती है और वो यंग मैन ड्रैगन की बैक पर एकदम परफेक्टली लैंड करता है। इसके साथ वो आराम से बाकी के ऑब्स्टकल्स के ऊपर से फ्लाई करता हुआ फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता है। सिस्टम अनाउंस करता है, डंजन क्लियर, टाइम 2 मिनट। इसी के साथ उसने साउथ कोरिया का रिकॉर्ड एक बार फिर से ब्रेक कर दिया है। कन्फेटी की धमाकेदार बारिश होती है और वो अपनी इस महा अचीवमेंट को एक पीस साइन के साथ सेलिब्रेट करता है।